हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। राइट। सो उसका प्रीवियस ईयर हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये ठीक 2024-25 ठीक इसके पहले वाले साल में आया था। तो 24-25 मतलब जिन बोर्ड्स को आपने 2025 में दिया था उसके क्वेश्चन से ये पीवाईक्यू है। ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ विच ईयर 2025 में जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसका ये है सेक्शन ए। हम इसके बाद सेक्शन बी को भी देखेंगे। तो ये इसमें क्या होता है आपको पता ही है कि 2 आवर मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, काफी सफिशिएंट टाइम होती है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये भी आप जानते हैं। 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक क्या होता है, सेक्शन बी होता है। तो आपका जो सेक्शन ए होता है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, और सेक्शन बी जो होता है वो होता है थियोरिटिकल बेस्ड। सेक्शन ए जो होता है आपको टोटल 24 मार्क्स का आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, तो काफी अच्छा खासा वेटेज, यानी लगभग 50% का वेटेज है। और सेक्शन बी जो होता है वो होता है 26 मार्क्स का, जो थियोरिटिकल होता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का होता है। दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप, दिस इज सब्जेक्टिव टाइप। तो दोनों लगभग लगभग इक्वल वेट करते हैं, इसीलिए हम जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे और सिर्फ सब्जेक्टिव पे ध्यान दे, दोनों पे बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले हम करेंगे सेक्शन ए और ठीक इसके बाद हम करेंगे कौन सा, सेक्शन बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So before moving further, just wanted to tell you कि क्लास 11th और क्लास 12th की बुक मार्केट में आ चुकी है, आनंद सर की बुक। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सिलेबस के पैटर्न पे है, जो जितना आपका सिलेबस है बिल्कुल उतना ही, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो और साथ साथ अगर ये बुक्स भी फॉलो करोगे तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों है, चाहे वो अमेजन से आप ले लीजिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, या अगर आप थोड़ा सस्ता चाहते हैं तो कोडिटअप.in वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अच्छा डिस्काउंट वहां पे आपको मिल जाता है। सो अगर मेरी लाइव लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स के साथ साथ मेरी वीडियोस के साथ साथ अगर आप इन दोनों बुक्स को भी रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग मोर बेनिफिटेड। बहुत बेनिफिट होगा इसमें, आपको हर चीज मिलेगी, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, नोट्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। सो प्लीज सपोर्ट मी। तो पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली देखिए इसमें क्या सेक्शंस बटे हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो आपका सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। 5 पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, राइट। सो सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट्स होंगे और इस 5 पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, वैसे ही पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 होगा। ये पार्ट 1 है, राइट। सो दिस इज पार्ट 1। इसमें क्या होंगे, इसमें जो है वो आपको 6 क्वेश्चन हर में होंगे, यानी हर में, इसमें भी पार्ट 1 में भी 6 क्वेश्चन, इसमें भी 6 क्वेश्चन, हर पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें से सिर्फ, यानी फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखिएगा। एनी 4 क्वेश्चन, पता चले सब करके आप चले आए, कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी इन सब में से 5-5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 5 क्वेश्चन हर में से करने हैं, यानी एक में ऑप्शनल है, 5 ही कीजिएगा। अगर आप 6 का 6 कीजिएगा तो शुरू के जो 5 सही है उन्हीं को लिया जाएगा। सही या गलत, शुरू के जो आपने 5 अटेम्प्ट किए हैं वही लिया जाएगा। तो 5 4 जा 20 और दिस वन 4, 24। सो टोटल कितना हो जाता है, 24 मार्क्स का आपका ये पार्ट 1 हो जाता है, यानी सेक्शन ए हो जाता है, राइट। तो चलिए, ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड होता है। पहला क्या कहता है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ठीक है, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगर वो अपने सारे स्कूल के सारे बच्चों को जो बताना चाहता है अबाउट दिस करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, तो क्या यूज करेगा, फेस टू फेस, एक एक करके तो बताते रह जाएगा, ठीक है, फोन करके बताते रह जाएगा, हर पर्सन को एक एक करके, एक एक से मिल मिल के बताते रह जाएगा। तो क्या बचता है, नोटिस निकाल दीजिए या एक पोस्टर क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि पोस्टर जो है हर किसी ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे सबको आते जाता रहता है, या 5-6 जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पे लगा दीजिए, अपने आप बच्चों को पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल, ये तीनों नहीं हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली राइट आंसर इज व्हाट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन। यानी कि अगर मुझे अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना है और साथ ही साथ दूसरे को भी हेल्प करनी है, तो इनमें से कौन सी मोस्ट सुटेबल एबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, मैनेजिंग इमोशंस, हार्नेसिंग इमोशंस, नोइंग इमोशंस, या सप्रेसिंग। सप्रेसिंग का मतलब होता है इमोशन को मार डालना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आप मार तो नहीं सकते किसी को, ठीक है। नोइंग इमोशन, ऐसा थोड़ा ना कि आपको आपके इमोशंस का ही नहीं पता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हार्नेसिंग होता ही क्या है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय हार्नेसिंग, बस क्या, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन इमोशन। देखो
इमोशन ऐसी एक ऐसा बला है ना, ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई इससे बाहर निकल पाता है। सो इमोशंस जो होते हैं ना, इसको ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसका अगर आप चाहोगे डिस्क्रिप्शन ना, तो 1 करोड़ लोग 1 करोड़ तरीके से इमोशंस को परिभाषित करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब जिसपे एक बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। सो इसको कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अभी आप लोग क्लास 10 में हो, आगे चल के आप क्लास 11 12 ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये इमोशंस बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, हमेशा ये इमोशंस क्या होंगे, बदलेंगे। एक चीज बस अभी याद रखना कि अभी के टाइम में सिर्फ तुम्हारा इमोशन किससे जुड़ा होना चाहिए, पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए, सिर्फ लर्निंग से तुम्हारे, क्योंकि भविष्य जो है अगर बनना है तो यही समय होता है क्लास 10 का, और बिगड़ना भी होता है तो यही समय होता है। दोनों ही चीजों के लिए यही समय होता है, या तो बन जाओ या तो बिगड़ जाओ। देखो अभी की खुशी के लिए या तो आने वाली सारी जिंदगी खराब कर दो अभी के मजे के लिए, ठीक है, या फिर अभी जो है वो पढ़ाई कर लो, पूरी जिंदगी फिर मजे करो। डिसीजन योर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। रोशनी स्टडीज इन क्लास 10th, ओके, आप लोगों की तरह, एंड इज प्रैक्टिसिंग हार्ड विद लॉट्स ऑफ सैंपल पेपर। बहुत अच्छी बात है, सैंपल पेपर को जरूर करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। 2022-23 का सैंपल पेपर भी है, 23-24 का भी है, और 24-25 का भी है, और ये PYQ भी आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट इन आवर यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। साथ ही साथ जो है वो आपको मैंने इस वीडियो में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक दे दी है। टेलीग्राम चैनल से आप जो है वो जाके वहां पे नोट्स वगैरह जो भी है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ले सकते हो। टू गेट गुड मार्क्स, ओके भैया, सैंपल पेपर कर रही है। सी गेट्स अप अर्ली, सुबह सुबह उठती है, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड स्टडीज एंड कंप्लीट्स हर रिवीजन वर्क। बहुत अच्छी बात है। दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल, देखो ये सेल्फ मोटिवेशन है, बिल्कुल सिंपल से। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस का मतलब कि भैया अवेयर हूं मैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है, मुझे खुद को अपने आप को मोटिवेट करना है कि मेरे को ये करना है। जैसे मुझे ये वीडियो बनानी है, मुझे शांति चाहिए, मैं क्या करता हूँ, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, ठीक है, ये वीडियोस में बनाता हूँ। तो मुझे सेल्फ मोटिवेशन चाहिए क्या, किस लिए, कि भैया मेरे को वीडियो बनानी है, बाहर की आवाजें नहीं आनी चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा टाइम चाहिए जिसमें सब कोई सो रहा हो, है ना, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे को स्टूडियो नहीं है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सैंपल पेपर करने होंगे, PYQ करने होंगे, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने पड़ेंगे, खुद से ही आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट, फोर्थ, A dash is a location where group of files can be stored। तो ग्रुप ऑफ फाइल जो होता है वो कहाँ रखा जाता है बेटा, फोल्डर में रखा जाता है। ये तो बिल्कुल आप जानते हो कि नॉर्मल फोल्डर में आप क्या रखते हो, ग्रुप ऑफ फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स को रखते हो। यूपीएस तो वो जो टी लाइन कटने के बाद जो टी करता है वो होता है यूपीएस, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि अगर लाइट कट गई तो आपका कंप्यूटर अचानक से बंद नहीं होगा, उसको पावर सप्लाई मिलते रहेगा, तो वो चलते रहेगा, आपके पास टाइम होगा कि अपने डेटा को सेव करके शट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली SMPS, CMOS, इनके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक फोल्डर वो लोकेशन होता है जहां पे ग्रुप ऑफ फाइल्स को रखा जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर, यानी किसी बिजनेसमैन के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या मिथ है इसमें से। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। पहला क्या कहता है, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी कॉन्फिडेंट एंड शुड बी एबल टू टेक डिसीजन, इज अ मिथ, गलत है। मिथ मतलब क्या होता है, कौन सी चीज गलत है, ये तो बिल्कुल सही बात है भैया। एंटरप्रेन्योर जो होना चाहिए वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, और डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। नाउ बी क्या कहता है, एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल, हर बिजनेस आइडिया यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं, ये गलत बात है, ये मिथ है। क्यों, अब आज के टाइम में देखिए एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड चला है, जिसको कोई काम नहीं है, वो यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो क्या पहले से वीडियोस नहीं बने हुए उस चीज के, बने हुए हैं ना। IT के बहुत सारे नए नए टीचर्स आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के बहुत सारे नए टीचर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या कंटेंट का यूनिक आइडिया है, नहीं है, पुराना आइडिया है, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं कि जो आइडिया है वो यूनिक होना चाहिए और स्पेशल होना चाहिए। अगर आप कोई पहले से आइडिया है उस पर भी वर्क कर रहे हैं और फुल फोकस्ड है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। बाकी ये दोनों सही होते हैं, क्योंकि देखिए एन एंटरप्रेन्योर शुड कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, बिल्कुल नए नए आइडियाज को करते रहिए। एंड एंटरप्रेन्योर शुड बी क्रिएटिव, बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी तो काम चलेगा, क्रिएटिव नहीं होंगे तो नहीं चलेगा काम आजकल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो समझ लीजिए, आंसर पे जाने से पहले ये समझ लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो आज की जनरेशन तो उसका फायदा ले ही, आने वाली जनरेशन भी ले।
इसका मतलब ये है कि हम इतना ना पेट्रोल आज ही पी जाएं कि आने वाले जनरेशन को पेट्रोल मिले नहीं, आज ही हम पानी इतना पी जाएं कि आने वाले जनरेशन को पानी मिले नहीं, आज ही हम जितने भी रिसोर्सेज धरती के वो यूज इतना कर लें कि आगे आने वाले जनरेशन को मिले ही नहीं। तो दैट इज नॉट कॉल्ड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब आप प्रकृति को देखते हुए, चीजों को समझते हुए डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि जो आज हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो हम आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाए, ना कि सारा ही खुद खा जाए। इट्स समथिंग लाइक कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को पालते हैं, पूछते हैं और कुछ ऐसा अकाउंट में देके जाते हैं या कुछ ऐसे उनको प्रॉपर्टी देके जाते हैं ताकि उनके भी काम में वो आए, एंड हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यानी इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है और साथ ही साथ हमें जो है वो अवेयर करता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। तो ऑब्वियसली एजुकेशन ही आपको जो है वो बताएगा कि कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए भी एजुकेशन ही बताएगा कि हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये 6 क्वेश्चन थे, इन 6 में से एनी 4 करने थे। कोई भी जो, अगर आप शुरू के 4 कीजिएगा, अगर 6 मतलब 4 से ज्यादा कीजिएगा तो शुरू के जो 4 आपने किए उसको इवेल्युएट किया जाएगा। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब देने 6 में से, तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन है, एक क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपका काम चल जाएगा। नाउ रवि हैज टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। रवि को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, चलिए जी ठीक है। ही वांट्स टू सेव सर्टेन फॉर्मेटिंग फीचर्स, वो कुछ सर्टेन फॉर्मेटिंग फीचर्स को क्या करना चाहता है, सेव करना चाहता है, एंड देन अप्लाई देम टू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उस फॉर्मेटिंग को ना वो जहां जहां दिल है, जहां जहां उसका मन है, वहां वहां उसको क्या करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है। ही कैन यूज द डैश फीचर ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर का वो कौन सा फीचर यूज कर सकता है? देखो अभी जो है आपका लाइवर ऑफिस चल रहा है, ठीक है, यानी इस साल से लाइवर ऑफिस है, पिछले साल तक ओपन ऑफिस था, तो लगभग चीजें सेम है। लाइवर ऑफिस और ओपन ऑफिस में लगभग चीजें क्या है, सेम है। तो डोंट गेट वरीड कि सर यहाँ ओपन ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइवर ऑफिस लिखा हुआ है। अब आपको लाइवर ऑफिस ही पढ़ना है, लेकिन ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग को जो उसको सेव कर लेना चाहता है, तो उसको अगर सेव करना चाहता है तो वो कौन सा इसमें से जो वो क्या करेगा, तरीका को यूज करेगा। आउट ऑफ सॉरी रवि हैज टू प्रिपेयर, तो क्या स्टाइल्स को यूज करेगा, ठीक है, नाउ इमेजेस को यूज करेगा, मेल मर्ज को यूज करेगा, ठीक है, और या फिर प्रीव्यू को यूज करेगा। देखो इमेज क्या होता है, इमेज इंसर्ट करने के लिए होता है। मेल मर्ज क्या होता है, एक आपका मेन डॉक्यूमेंट है और एक एड्रेसेस है कि भैया जैसे इनविटेशन भेजना है, तो एक इनविटेशन है और बहुत सारे लोगों को सेम इनविटेशन भेजना है, तो एक जगह आप वो इनविटेशन तैयार करते हैं, दूसरी जगह सारे एड्रेसेस को तैयार करते हैं, उन दोनों को क्लब कर देते हैं। तो एक इनविटेशन इसके साथ भी आ जाएगा, इस बंदे के साथ भी, रिकॉर्ड वाले इस रिकॉर्ड के बंदे के साथ भी आ जाएगा, इस रिकॉर्ड के बंदे के साथ भी आ जाएगा, खुद से आ जाता है। दैट इज कॉल्ड मेल मर्ज। प्रीव्यू मतलब कैसा प्रिंट होता है, यानी कि आपने कुछ बनाया और आप देखना चाहते हैं कैसा प्रिंट होगा, तो बचता कौन सा है, स्टाइल्स। तो सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, दैट इज व्हाट, स्टाइल्स। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड नहीं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ रिसेंट एक्सकर्शन रोशनी हैज टेकन सम पिक्चर्स फॉर मेकिंग अ रिपोर्ट इन राइटर। कुछ पिक्चर्स उसने लिए हैं, ठीक है। She wants to increase the contrast of the image, यानी कि इमेज के कॉन्ट्रास्ट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहती है। Which one of the following image filters she use? तो देखो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, किसी भी इमेज के ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं, उसका टूल का क्या नाम है, शार्पन। शार्पन मतलब इमेज को आप शार्प करते हो। तो शार्प कैसे कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस के जरिए कर सकते हैं, ठीक है, और किसके जरिए कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनके जरिए हम इमेज को क्या कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, यानी कि साफ सुथरा या थोड़ा ज्यादा अच्छा सा दिखना, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट्स ऑप्शंस इन राइटर सेंड्स द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट के पीछे से मैं लिखा हुआ, मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कुछ भी, जैसे ये लिखा हुआ है ना, अब इमेज, कोई इमेज हो जो इसके पीछे चला जाए, कोई इमेज मान लो आपने ये था, इसमें ये इमेज था, तो ये पीछे दिखे, यानी कि ये टेक्स्ट जो है वो ऊपर दिखे, टेक्स्ट मतलब जो आपने टाइप किया है, और जो इमेज है वो पीछे चला जाए, तो सेंड्स द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट्स, कौन सा इमेज। तो पहला क्या है, टू बैकग्राउंड, ठीक है, फिर क्या है, टू फोरग्राउंड, बिहाइंड द टेक्स्ट और बैक वन। तो ऑप्शन ऑलरेडी मिलता जुलता ही होता है हमेशा, बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि भैया जो इमेज आपने सेलेक्ट किया है उसको आप कह रहे हैं कि टेक्स्ट के पीछे चले जाओ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, डैश फीचर ऑफ राइटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। यानी कि कौन सा ऐसा फीचर है किसका, राइटर का, जो बेस है डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स पे, एंड इज यूज्ड टू गिव द लिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। मतलब कह रहा है क्या कि जैसे कि
आपने बहुत सारी चीजें क्रिएट करी हैं और आप जो है वो चाहते क्या हो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनका अपने आप एक सीक्वेंस बने और उसका कौन सा पेज नंबर पे कौन सा है, कौन सा पेज नंबर पे कौन सा है, उसके लिए कौन सी फीचर होती है. Different types of heading styles and is used to listing the contents. So that is what table of headings नहीं, table of contents होता है. टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब समझते हैं. मान लीजिए आपने बहुत सारा पेज 100 पेज कुछ टाइप किया है, उसमें किसी को आपने H1 दिया, किसी को आपने H2 दिया, किसी को आपने H3 दिया, ऐसे ही सबको दिया हुआ है, राइट. तो अब नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने जो H1 H2 H3 ये सब दिया हुआ है उसको आप चाहते हो कि जैसे आपके बुक में क्या होता है, देता है ना, बुक में भी तो इंडेक्सेस होते हैं ना, बुक में इंडेक्स क्या देता है, उसमें हेडिंग देता है, हेडिंग किस पेज नंबर पे है वो देता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, उसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है. कौन क्रिएट कर देता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए. और टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हेडिंग स्टाइल देना जरूर होता है. हेडिंग स्टाइल देंगे तभी वो टेबल ऑफ कंटेंट्स कन्वर्ट कर पाएगा. अगर आपने हेडिंग स्टाइल्स को यूज नहीं किया है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? डैश इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन राइटर. यानी कि राइटर में जो फाइल्स क्रिएट किए जा रहे हैं उसके लिए जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वो कौन सा है? ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी फाइल खोलते हैं राइटर में तो क्या खुलता है? सबसे पहले क्या खुलता है? हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही तो खुलता है. दैट इज राइट आंसर. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. सैंटा इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन राइटर. यानी कि सेक्शन ए पूरा पूरा किस पे बेस्ड है? राइटर पे. सेक्शन ए जो है वो पूरा पूरा किस पे बेस्ड है? राइटर पे. तो कहता है कि सैंटा इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन राइटर एंड वांट्स टू अप्लाई द सेम स्टाइल ऑन हेडिंग्स टाइटल्स इन द इंटायर डॉक्यूमेंट. यानी कि जो स्टाइल है वो हर जगह एक ही जैसा यूज करना चाहता है. एज सी हैज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, सी कैन यूज द डैश फीचर इन द ऑफ राइटर टू अप्लाई द सेम फॉर्मेट ऑन ईच लाइन ईच वर्ड वेयर एवर नीडेड. यानी कि कुछ एक ऐसी स्टाइलिंग उसने बनाई है जो स्टाइल को वो चाहती है कि जहां भी वो चाहे वो स्टाइल को ऑटोमेटिकली अपीयर करा सके. तो उसके लिए फिल स्टाइल होता है या फिर फिल फॉर्मेट होता है या फिर अप्लाई फीचर होता है या फिर अप्लाई कैरेक्टर होता है. तो ऑब्वियसली उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज ऑप्शन वाज फिल फॉर्मेट. फिल फॉर्मेट का मतलब मान लो इसको आपने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बनाया था, ठीक है, और आप चाहते थे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं ये भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो जाए, मैं यहाँ पे क्लिक करूं इसको वो स्टाइल लेना चाहूं ये भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अपने आप हो जाए. तो दैट इज व्हाट फिल फॉर्मेट ऑप्शन होता है उसके लिए. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन. ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे आए हैं? तो लाइवर ऑफिस राइटर से. लेकिन पिछली बार ओपन ऑफिस राइटर से आए थे. यानी कि जो आपका फर्स्ट था वो सेक्शन जो ए है उसमें जो फर्स्ट था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिपेंडिंग था, यानी ग्रीन स्किल्स पे. ये क्या है? लाइवर ऑफिस राइटर पर डिपेंडेंट है. ये सारे क्वेश्चन लाइवर ऑफिस राइटर से रिलेटेड है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो नाउ द थर्ड सेक्शन स्टार्ट्स. क्या कहता है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6. फिर से वही चीज. अब ये क्या है? तो कैल्क है ना. देखिए ये क्या है? ओपन ऑफिस कैल्क से अब हो जाएगा लाइवर ऑफिस कैल्क. ठीक है, कैल्क मतलब कैलकुलेटर और कैलकुलेटर मतलब जब आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करना चाहते हैं. कहता क्या है पहला क्वेश्चन? टू एड योर ओन कमेंट्स इन कैल्क. यानी कि कैल्क में अगर आपको अपने कमेंट्स को क्या करना है? ऐड करना है. तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे सबसे पहले डैश को, देन ट्रैक चेंजेस, देन कमेंट्स को. तो ये तो मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपको मेनू तो याद होना चाहिए. तो ये जो कैल्क मतलब ये जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होता है वो किसमें होता है? दैट इज प्रेजेंट इन विच मेन्यू? एडिट मेन्यू. ये सब मेन्यूज को भी थोड़ा कई इंपॉर्टेंट ऑप्शन को याद करना पड़ेगा. दूसरा क्या कहता है? टू ऐड अ न्यू शीट इन अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है? जो पेज होता है ना, देखो जब आप कैल्क खोलते हो, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क कह लो या लाइवर ऑफिस कैल्क कर लो, तो जब आप कैल्क को ओपन करते हो तो दैट होल फाइल इज कॉल्ड, यानी जो कैल्क की जो फाइल होती है, ध्यान रखना, उसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक. दैट फाइल इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्कबुक. और वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं जिस सीट में हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं. तो सीट इज सम प्लेस वेयर यू वर्क और वर्कबुक इज अ फाइल नेम ऑफ कैल्क. ठीक है, नाउ तो टू ऐड अ न्यू शीट इन स्प्रेडशीट, यानी अगर आप स्प्रेडशीट में नया शीट ऐड करना चाहते हो, क्लिक ऑन डैश साइन लोकेटेड एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ स्प्रेडशीट. तो स्प्रेडशीट के लेफ्ट बॉटम में जो है वो, ठीक है, साइन, कौन सी साइन होती है? तो देखो शीट 1, ठीक है, स्लैश शीट 2 स्लैश शीट 3 ऐसी होती है. और अगर आप और एड ऑन करना चाहते हो तो लोकेटेड एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट के सबसे लेफ्ट बॉटम में एक साइन होता है जो होता है प्लस. प्लस का मतलब क्या होता है? यू वांट टू ऐड मोर स्प्रेडशीट. अगर आपको और सारे स्प्रेडशीट की जरूरत है तो आप इस पे क्लिक करते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करते
हैं, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, डैश। तो इसमें देखो ये क्या हुआ, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने प्रैक्टिकली किया है तो ही समझ में आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद द कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशन। देखो कंडीशन चेंज हो रहा है और उस कंडीशन चेंज के बेस पे क्या क्या आपको सिनेरियोज आ सकते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन चेक हो रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से क्या क्या सीन बन सकता है। जैसे आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आपको जो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, या आप जो है वो एक लेटर लिखोगे प्रिंसिपल के पास कि सर प्लीज मुझे अलाउ करो। तो इस तरीके का कंडीशंस है, बहुत सारा कंडीशन है, और बहुत सारे कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या होते हैं, व्हाट इफ सिनेरियोज होते हैं। व्हाट इफ मतलब क्या हो, कोई कंडीशन हो उसके हिसाब से क्या सिनेरियो होगा। शॉर्ट मतलब क्या हुआ, डेटा को शॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि जो खास डेटा आप चाहिए उसको फिल्टर कर रहे हैं। जैसे गंदे पानी को हम लोग फिल्टर करते हैं साफ पानी में, तो फिल्टर का मतलब होता है कि आप जो है वो चाहते हो कि कौन सा डेटा आप चाहते हो, कौन सा डेटा नहीं चाहते, उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। कमेंट का मतलब होता है कि वो चीजें जो आप सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो वो एक्चुअल नहीं है। रेफरेंस मतलब मैंने कुछ लिख दिया जो मुझे कोई चीज रिकॉल कराएगा बाद में। these are things. Now फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द रिकॉर्डेड मैक्रोज। मैक्रोज क्या होते हैं बेटा, तो मैक्रोज का मतलब था रिकॉर्डेड स्टेप्स। आपने कुछ स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लिया तो क्या होगा, और उसको एक शॉर्टकट दे दिया। उस रिकॉर्डेड स्टेप्स को आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कुछ स्टेप्स को। जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, इन सबको आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड करके आप क्या करते हैं, उसको एक शॉर्टकट दे देते हैं। जैसे मान लो कंट्रोल के साथ हमने दे दिया जे, कुछ भी दे दिया, तो अब ये क्या, कंट्रोल जे जब भी आप प्रेस करेंगे ना, वो जो भी आपने स्टेप्स को रिकॉर्ड किया था वो शो हो जाएगा, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट पे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो। तो कहता क्या कि द रिकॉर्डेड मैक्रोज आर एक्चुअली स्टोर्ड एज, रिकॉर्डेड मैक्रोज जो स्टोर होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म सही नहीं है, लेकिन बाकी बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो है ही ना, इसलिए ये सही है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो है ही, क्यों, क्योंकि मैक्रो होता ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए, आपने उसको एक शॉर्टकट बना दिया। जब वो शॉर्टकट प्रेस करेंगे आप, तो वो शॉर्टकट उस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे या उस सिलेक्टेड सेल पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं। व्हाइल क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इन कैल्क। हाइपरलिंक आप जानते हो कि कोई एक ऐसा टेक्स्ट है जिसपे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो या तो उसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी सेकंड पार्ट पे चले जाओगे, या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो व्हाइल क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन कैल्क, द कंप्लीट पाथ, यानी किसी भी चीज जो कंप्लीट पाथ होता है, ठीक है, विद फाइल नेम इज गिवन, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिलेटिव, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट फोल्डर। देखो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, कभी भी जब फुल एड्रेस की बात होती है बेटा, जब भी क्या होती है, जब फुल एड्रेस की बात होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग या एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब फुल एड्रेस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका फुल एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे ना कि माय नेम, माय फादर्स नेम, और फिर उसके बाद कौन सा गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा क्या कहते हैं टाउन, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, क्या उसका पिन कोड है, उसका आपका मोबाइल नंबर, ये पूरा मिला के आपका फुल एड्रेस बनेगा, राइट। नाउ अगर मैं आपके शहर तक पहुंच जाऊं, सपोज करो मैं आपके कॉलोनी तक पहुंच जाऊं, या आपके जो गांव तक पहुंच जाऊं, तो गांव तक मैं पहुंच के जब आपसे बोलूंगा भैया आप अपना एड्रेस बताओ, मान लो मैं आपके गांव में पहुंच गया, क्या भैया मैं आपके गांव पहुंच गया, बताओ आगे कैसे आना है, तो आप बोलोगे सर माय नेम, माय फादर्स नेम, इस गांव में, इस कंट्री, इस स्टेट में, इस कंट्री में, क्या पूरा फिर एड्रेस बताओगे, क्या कंप्लीट फुट से पूरा बताओगे, नहीं आप पूरा नहीं बताओगे, फिर बोलोगे सर कहां पे आप खड़े हो, तो जहां पे आप खड़े हो वहां से फिर आप आगे इंस्ट्रक्ट करोगे। तो जिस प्रेजेंट सिचुएशन पे, जिस प्रेजेंट लोकेशन पे आप हो, उस प्रेजेंट लोकेशन के आगे की चीज क्या कहलाती है, रिलेटिव कहलाती है, ठीक है। यानी प्रेजेंट जहां पे आप हो, जहां पे जिस एड्रेस पे अभी आप हो, उस एड्रेस से आगे का एड्रेस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपर रिलेटिव हाइपरलिंक। और एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, पूरा पाथ। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन क्या है, द टूल इन कैल्क अलाउज यू टू क्रिएट ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स को आपस में क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो ऑटोमेटिकली। अप्लाई कॉमन फंक्शन, उसके बाद क्या कर सकते हो, कॉमन फंक्शन जैसे सम, एवरेज, यानी कि आप कुछ डेटा को एक साथ ग्रुप कर सकते हो। उस डेटा को ग्रुप करने के बाद आप उस डेटा पे क्या कर सकते हो, वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। इट इज नोन एज डैश टूल। तो इसमें से कौन सा टूल वो होता है, सम टूल। तो भैया सम तो फंक्शन है, सब टोटल, फंक्शन और कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से आपको आंसर देना है। तो देखो जो आपको
डेटा आप जो शो कर रहे हो ना, उसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो क्या है, सब टोटल। सब टोटल क्या करता है, सब टोटल का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कार्यवाही करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो काम ग्रुप ऑफ सेल्स पे होगा, ना कि सिंगल सेल पे होगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स पे जब भी वर्क करना होता है, ठीक है, हम किस चीज को यूज करते हैं, सब टोटल को यूज करते हैं। ठीक है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो 4 में क्या है, फिर से वही चीज, 5 में से 4 का जवाब, सॉरी 6 में से 5 का जवाब देना है, राइट। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले आपसे राइटर से क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो आपसे ग्रीन स्किल से पूछा, फिर आपको राइटर से पूछा, फिर आपको कैल्क से पूछा, अब ये डेटाबेस से पूछ रहा है। नाउ दिस इज वन, फोर्थ वन इज व्हाट, डेटाबेस। देखो, डैश इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा। ठीक है, तो इंग्रेस, राइटर, पेंट और विंडोज। देखो, विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता है। एमएस पेंट से आप पेंटिंग करते हो, ठीक है। राइटर में आप क्या करते हो, तो राइटर में जो है वो आप टाइपिंग का काम करते हो, तो बचता कौन है, इंग्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी कभी ना, अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो एक्सक्लूजन मेथड भी यूज कर सकते हो, भैया ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो क्या बचता है, इंग्रेस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज व्हाट। अब इस पे भी ये भी नहीं पता तो क्या ही पता होगा, शॉर्टिंग। डेटा को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लाइब्रे ऑफिस बेस। ठीक है, लाइब्रे ऑफिस बेस क्या है, तो बेस जो होता है वो डेटाबेस बनाने के लिए यूज होता है। Which of the following is valid data type to indicate the monetary values, यानी कि रुपए पैसे वाले वैल्यूज को अगर आपको क्या करना हो, इंडिकेट करना हो, तो इसमें से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन होता है। तो देखो, इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है करेंसी का ऑप्शन। विच वन, करेंसी। यानी कि जो लाइब्रे ऑफिस बेस है उसमें अगर आप मॉनिटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई डेटा टाइप बनाना चाहते हो, डेटा टाइप क्या होता है, जैसे मैंने बताया रॉल, रॉल को मैंने बनाया इंट टाइप का, तो दिस इंट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा टाइप, राइट। मैंने बताया नेम, मैंने नेम बनाया किस टाइप का, कैर टाइप का, तो दिस कैर इज व्हाट, डेटा टाइप। गॉट इट। तो वैसे ही अगर मान लो मैं सैलरी बनाना चाहता था और मैं इसको रुपए पैसे से रिलेटेड बनाना चाहता था, तो मैं क्या बनाऊंगा, इसको किस टाइप बनाऊंगा, आई विल बी क्रिएटिंग इट एज व्हाट, करेंसी टाइप। जैसे मैं उसका डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं उसका डेटा टाइप क्या बनाऊंगा, डेट टाइप का, राइट बच्चा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डेटा कैन बी रिट्रीव्ड। रिट्रीव का मतलब होता है डेटा को लाना, डेटा को अपने अकॉर्डिंग, यानी कि मेरे को जो डेटा चाहिए उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। तो डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, यानी कि जरूरी नहीं कि आपका डेटा एक ही टेबल में, मल्टीपल टेबल्स में भी तो आपका डेटा हो सकता है। कुछ डेटा इस टेबल में, कुछ डेटा इस टेबल में, कुछ डेटा इस टेबल में। तो डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन डेटाबेस यूजिंग अ डैश, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डोमेन, क्वेरी और फील्ड। तो ऑब्वियसली हम डेटाबेस में हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, क्वेरी लिखते हैं। डेटाबेस याद रखना है, डेटाबेस आगे चल के अगर आप 11th-12th में कंप्यूटर साइंस से लोगे, बहुत आसान होता है। लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर मुझ पे यकीन है तो बहुत ही आसान होता है। तो MySQL या MySQL भी एक डेटाबेस पैकेज है जो आप पढ़ोगे। अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो, बेस पढ़ रहे हो, लाइब्रे ऑफिस बेस या ओपन ऑफिस बेस, जो भी है, लाइब्रे ऑफिस आप पढ़ रहे हो। तो बेस में जो होता है वो क्या होता है, आप क्वेरी लिखते हो, वैसे ही MySQL में क्या लिखते हो, क्वेरी लिखते हो। क्वेरी लिख के आप एक या हजारों टेबल से डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाइल डिजाइनिंग अ फॉर्म, जब आप किसी फॉर्म को डिजाइन कर रहे हो तो इट इज सजेस्टेड टू गेट द डेटा इनपुट बाय एडिंग द डैश टू द डेट फील्ड टू प्रिवेंट एंटरिंग इनवैलिड डेट्स। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, जब आप किसी फॉर्म को डिजाइन कर रहे हो, तो जैसे गूगल फॉर्म आपने देखा होगा बहुत सारा, तो वैसा ही कोई फॉर्म अगर आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, इट इज सजेस्टेड टू गेट द डेट इनपुट बाय एडिंग डैश टू द डेट फील्ड। यानी कि जैसे मान लो मैं डेट ऑफ बर्थ किसी का ले रहा हूं, तो मैं यहां क्या लूंगा, व्हाट आई शुड टेक। अगर मैं यहां टेक्स्ट दे दूंगा, मान लो इसको मैंने टाइप में क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, तो भैया टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, कोई टाइप करेगा, तो डेट ऑफ बर्थ कोई अलग अलग तरीके से टाइप कर देगा। कोई जो है वो पहले मंथ दे देगा, फिर ईयर दे देगा, फिर डेट दे देगा। कोई पहले डे देगा, फिर मंथ देगा, फिर ईयर देगा। कोई हो सकता है इंग्लिश में टाइप कर दे जो भी डेट है वो, तो मतलब मुश्किल हो जाएगी। तो उससे अच्छा है यहाँ क्या आप दे दो, यहाँ पे आप एज एक कैलेंडर दे दो। तो जब आप कैलेंडर दोगे तो कैलेंडर ही में से ही डेट कोई ना कोई क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा, तो उसका फॉर्मेट तो फिक्स होगा। तो दैट्स व्हाई यू कैन यूज कैलेंडर वन। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाइल डिजाइनिंग अ फॉर्म, टाइटल्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में बी एडेड यूजिंग डैश टूल अवेलेबल ऑन फॉर्म कंट्रोल। यानी कि जब आप एक फॉर्म को डिजाइन कर रहे हो तो उसका टाइटल, उसका सब हेडिंग कैसे आप जो है, हेडिंग और सब हेडिंग कैसे उसका जो है वो क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूजिंग डैश टूल, कौन से टूल का यूज करके आप यहां कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, देखो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे नेम है ना,
नेम के सामने आपने ये बॉक्स बना दिया, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। लेवल, यस, लेवल मतलब यही जो आप लिखते हो, जैसे नेम लिखा ना आपने, और नेम लिख के तब उसके सामने बॉक्स दिया, वैसे आपने फादर्स नेम लिखा, फादर्स नेम, और तब उसके सामने जो है आपने क्या दिया, एक बॉक्स बनाया। तो ये सब क्या होते हैं, यही पूछा, ये सब क्या है? While designing a form, title, heading, subheading may be added using dash tool available on the form control। तो मेरे को नाम दिया मैंने, फिर फादर्स नेम पूछा, ठीक है, वैसे मैंने एड्रेस पूछा, तो यही चीज तो ये बोल रहा है कि ये सब जो पूछ रहे हैं आप, ये सब जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सब पूछने के लिए आप कौन सा यूज कीजिएगा? तो इसको हम लोग लेबल कहते हैं। लेबल वो इंफॉर्मेशन होता है जो सिर्फ डिस्प्ले होता है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो नेम पढ़ते तब तो इसका आगे नेम डालते हैं, फादर्स नेम पढ़ते तब तो इसके आगे फादर्स नेम डालते हैं। These controls are called as what? Label। लेबल मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ शो होती है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन क्या कहता है? फिर से 6 में से 5 का जवाब दीजिए। सबसे पहला, डैश इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी अगर आप फिजिकली अच्छे हैं, मेंटली अच्छे हैं, सोशली अच्छे हैं, तो इसमें क्या, इसको क्या कहलाएगा? तो ऑब्वियसली इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है हेल्थ। हेल्थ ही जो होता है वो क्या होता है? हेल्थ जो होता है वो एक फिजिकल स्टेट है, मेंटल स्टेट है। यानी फिजिकली आज आपका हेल्थ खराब हो सकता है, मेंटली आपका हेल्थ खराब हो सकता है, सोशली आपका हेल्थ खराब हो सकता है, या अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास बी इग्निशन मटेरियल? यानी कि आग लगने में क्लासेस डिफाइन किए गए हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो क्लास बी है? तो क्लास बी मतलब गैस होता है। ठीक है, क्लास बी क्या होता है? गैसेस आता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं कि क्लास बी में आया है तो क्लास बी का ही है, क्लास ए आ सकता है। तो टोटल कितने क्लासेस है बेटा? क्लास जो है वो ए बी सी डी से लेकर एफ तक है। क्लास एफ को हम लोग क्लास के भी कहते हैं, ये भी का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो अब इसमें क्या कहता है कि क्लास ए में क्या होता है? देखो सॉलिड, ऐसे याद रखो, पहले याद करने का क्या तरीका है? तो पहले सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, और फिर क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, फिर मेटल होता है, फिर इलेक्ट्रिकल होता है, और फिर कुकिंग ऑयल्स होता है। तो इस तरीके से याद कर लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो होता क्या है कि क्लास ए में कोई भी ऐसी चीजें जो सॉलिड होती हैं जिससे आग लग सकती है, जैसे पेपर, वुड, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक। वैसे ही क्लास बी जो लिक्विड्स होते हैं, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, पेंट। ठीक है, फिर वैसे ही क्लास सी एलपीजी, मतलब जो गैसियस स्टेट्स में होते हैं, सीएनजी, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहां क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? क्लास बी का कौन सा है? ठीक है, तो क्लास बी में जो है वो क्या आएगा? देखो गैसोलीन भी इसमें आता है। इसमें क्या एक्चुअली देखो, पेपर तो हार्ड में चला गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स किस में आ गया? तो देखो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए याद कर लेना, कहा गया वो, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए क्लास ई है। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम, तो पोटेशियम भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। इसमें चेक करोगे, देखो जैसे यहाँ पोटेशियम है, ये क्या हो गया? क्लास डी हो गया। ठीक है, मेटल फायर्स, मेटल्स आ गए। तो देखो ये हो नहीं सकता, पेपर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता, पोटेशियम नहीं हो सकता, गैस और लिक्विड थोड़ा सा कभी कभी आपस में चेंजेस कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है वो क्या करना होगा? एक्सक्लूजन मेथड को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा कि भाई पोटेशियम तो मेटल वाला हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी नहीं हो सकता, पेपर सॉलिड वाला हो गया, तो बचता कौन है? गैसियस स्टेट इज गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये याद कर लेना। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ द डैश हैज प्रिपेयर्ड द पॉलिसी टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद अ हेल्थ एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट। देखो इसमें से किसने जो है वो पॉलिसी बनाई है? तो पॉलिसी हमेशा कौन बनाता है बेटा? पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट्स बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो किसने बनाया है? तो भैया किसी न किसी गवर्नमेंट ने बनाया एम्प्लॉइज के लिए, ताकि सही वर्क, सही स्वस्थ और सुरक्षित जगह मिले काम करने के लिए। तो किसने बनाया होगा? तो देखो बेसिकली क्या, ये जो मतलब बड़े अजीब से इन्होंने ऑप्शंस दिए थे, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें से चुनना है। तो देखो इसमें से जो बेसिकली होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भैया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आईटी का पेपर, तो आईटी से रिलेटेड ही रूल्स ये पूछ रहा है। तो आईटी से रिलेटेड रूल्स कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस होता है। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो जिसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जो आईटी है वो क्या करेगा? पॉलिसी बनाएगा, किस लिए? हेल्थी और सेफ वर्क स्पेस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएसआई स्टैंड्स फॉर, यानी कि आरएसआई क्या है?
रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, अब ये क्या होता है, लगातार एक ही जगह बैठे हो, जैसे मैं इतनी देर से बैठा हूँ लगातार एक ही जगह एक ही पोस्टर में, लेकिन मैं अपने चलो हाथों को मूव कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कभी कभी ऐसे से आगे पीछे भी हो जा रहा हूँ, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम किया सकता है। लेकिन लगातार जब लंबे समय तक आप एक ही पोस्टर पर बैठते हैं तो जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, RSI, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। नेक्स्ट क्या है, डैश इज अ साइंस दैट डील्स विद डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द थिंग्स एट वर्क प्लेस सो दैट पीपल कैन यूज देम इजिली एंड सेफली, यानी कि इसमें कौन सा वो साइंस होता है जो डिजाइन, जो डील करता है डिजाइन के साथ या चीजों को अरेंज करने का के साथ डील करता है वर्क प्लेस पे जहां पे आप काम करते हैं, सो दैट पीपल कैन यूज देम इजिली, ताकि जो है वो पीपल लोग जो है क्या कर सके, यूज कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज व्हाट, एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस जो डिजाइनिंग और अरेंजमेंट के साथ डील करता है। इकोनॉमिक्स हमेशा पैसा के साथ काम करता है। फिक्सचर साइंस जो होता है वो फिक्सचर्स के लिए यूज होता है। फिक्सचर्स मतलब क्या होता है, नल वाल जो होता है, फिक्सचर फिटिंग्स होते हैं। हेल्थ साइंस मतलब हेल्थ के लिए होता है, तो बचता कौन है, एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स के लिए याद कर लीजिएगा, डिजाइन एंड अरेंजमेंट के लिए जो साइंस होती है एट वर्क प्लेस, डिजाइन एंड अरेंजमेंट एट वर्क प्लेस, उसके लिए जो टर्म होता है वो हमारा टर्म क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन, कौन इसमें से गलत है। पहला, स्टोर ऑल द केमिकल क्लीनिंग केमिकल्स इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर इन सेपरेट कपबोर्ड्स, यानी कि जो है वो जो केमिकल्स होते हैं उनको टाइटली क्लोज्ड, ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है, केमिकल को तो आप टाइटली क्लोज करके रखोगे, ये सही बात है, रॉन्ग नहीं। नेक्स्ट है, नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर और विद सम मशीनरी, बिल्कुल कभी किसी को डिस्ट्रैक्ट मत करो, ये भी सही है। वियर लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी वाइल वर्किंग विद मशीन, हाँ बस लूज कपड़े पहन लो ताकि जो मशीन में फंस जाओ और चिपट जाओ उसी पे ये गलत हो गया, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। तो सेक्शन बी जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और जो सबसे पहला ये कह रहा है आपको कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 का जवाब मत दे देना, क्योंकि आपका जो है वो चेक होगा सिर्फ 3 ही, यानी शुरू के 3 ही चेक होंगे। अगर आपने पांचों दे दिया तो 3 ही करना है, जब 3 कह रहा है तो 5 क्यों करना है, ठीक है। और ये जो है किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन होंगे, इसलिए टोटल मार्क्स कितना होगा, 6 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई भी 3 आपको क्या करना है, सवाल के जवाब देने हैं। मैं तो आपको सारे बताऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ 3 जवाब देना है। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 2 C's आउट ऑफ 7 C's। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टोटल कितने C's होते हैं, 7 C's होते हैं, ठीक है। और इन 7 C's में से आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, 2 C's पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, द 2 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, कोई भी 2 C उठा लीजिए। तो सबसे पहला जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होता है क्लैरिटी, मतलब जो मैसेज आपको बताया जा रहा है, जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, जो मैसेज आपको डिलीवर किया जा रहा है, मैसेज शुड बी क्रिस्टल क्लियर, समझ में आना चाहिए अगले बंदे को कि आपने क्या उसको बोला। तो मैसेज शुड बी सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और दूसरा कंसाइजनेस मतलब क्या होता है कि मैसेज जो होना चाहिए वो बहुत ब्रीफ में होना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी आप उसको इतना इलेबोरेट कर दे रहे हैं, इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि मतलब जो मेन कंसर्न था कि भैया वो मैसेज है क्या, वही मिस हो गया। तो मतलब मैसेज शुड बी ब्रीफ, है ना, एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स, कोई फालतू के वर्ड्स मत यूज कीजिए। सो द रिसीवर अंडरस्टैंड्स क्विकली, ताकि जो मैसेज रिसीव कर रहा है उस मैसेज को वो आसानी से क्या कर ले, रिसीव कर ले। तो ये तो कोई 2 C's हो गया। मान लो अगर 3 C's दे देता, 4 C's दे देता, तो हम क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं कि टोटल 7 C's क्या होते हैं। तो ये है हमारे टोटल 7 C's। पहला होता है क्लियर, हमने कर लिया, मैसेज क्लियर होना चाहिए। कंसाइज मतलब मिनिमम वर्ड्स को यूज कीजिए, अननेसेसरी डिटेल्स को यूज मत कीजिए। कॉन्क्रीट, यानी जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो फैक्ट्स पे और एग्जांपल्स पे बेस्ड होने चाहिए, कोई वेग आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई फालतू का कोई भी अपने मर्जी से उठाया और चीज बोल दिया, नहीं। जो भी आप फैक्ट्स किसी को डिलीवर कर रहे हैं वो फैक्ट्स बिल्कुल जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। नाउ करेक्ट, सही होना चाहिए। यही नहीं कि जो आजकल के टाइम में क्या होता है, व्हाट्सएप पे कोई ज्ञान आता है, वो ज्ञान जो है लोग प्रचारित कर देते हैं, ये जाने बिना कि मैसेज जो है वो सही भी है या नहीं है, वो नहीं करना है, ठीक है।
कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो आइडियाज आप मैसेज के जरिए जो आप आइडिया दे रहे हैं दैट शुड बी लॉजिकल एंड वेल कॉन्क्रीट वेल कनेक्टेड, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, मतलब उसको देख के लगे कि जो है वो आप जो बात कर रहे हो वो सही है और उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि भैया हाँ ठीक है ये काम था, ये ऐसे 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 इस काम को हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। नेक्स्ट है कंप्लीट। मैसेज जो होता है उसमें पूरी कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें मिसिंग हो। मैसेज शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। और कर्टियस, यानी कि आपको हमेशा पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है और हमेशा एक पॉजिटिव टोन में बात करना है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या होता है कर्टियस का? आप कस्टमर केयर को फोन कीजिए, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, बेचारा हमेशा आपको जो है वो क्या करता है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, कर्टियस। तो हॉस्पिटैलिटी जितनी भी होती है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब जैसे होटल्स वगैरह में आप गए हैं या फिर एरोप्लेन में जो एयर होस्टेसेस होती हैं, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कर्टियस, सबसे पहले उनको ये पढ़ाया जाता है भैया आपको किसी भी हाल में अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना होता है, राइट। नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? अब इससे अच्छा आपको कौन बताएगा ये, मतलब एग्जाम का स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे आप, वही चीज लिख देना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो आप अपने कॉमन सेंस में से भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, इसलिए इसका टेंशन मत लीजिएगा। तो क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट? मींस आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ स्ट्रेस, मतलब क्यों स्ट्रेस है, एंड यूजिंग हेल्दी वेज टू कंट्रोल इट, और फिर उसको आपको कंट्रोल भी करना होगा। स्ट्रेस होता है, देखो लाइफ है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है इस दुनिया में, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है। अगर कोई ज्ञानी है, अगर कोई जो है वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना आध्यात्मिक किस्म का इंसान है, उसको हटा दीजिए, वो तो एक्सेप्शंस है, लेकिन 99.9% लोगों को जो है वो क्या है, स्ट्रेस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बच्चा ये जानना पड़ता है कि स्ट्रेस का कॉज क्या है और हेल्दी वे उसका तरीका ढूंढना पड़ता है। क्या तरीका होता है? इट इंक्लूड्स प्लानिंग वर्क, रिलैक्सिंग, एक्सरसाइजिंग, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप स्ट्रेस में हो तो अपने अपने दिमाग को कहीं और बिजी करना। याद रखिएगा एक बहुत कॉन्क्रीट चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूं, शायद जीवन में कभी कोई नहीं बताएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप अगर ए की वजह से स्ट्रेस में है ना, तो ए के जैसा ही कोई बी ढूंढिए और उसको अपना अटेंशन देना शुरू कीजिए, तभी आप जो है वो समझ मतलब यहाँ इस ए से निकल पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं इस ए से नहीं निकलना चाहता तो जिंदगी भर स्ट्रेस में रहिएगा। तो ए के जैसा ही बी को ढूंढिए और बी में अपने एफर्ट डालने शुरू कीजिए, तभी आप ए को भूल पाएंगे। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इस वीडियो को अगर आप 5 साल बाद भी देखेंगे, 10 साल बाद भी देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर आपको ए से दिमाग को हटाना, अगर इस ए की वजह से आपके पास स्ट्रेस है तो इसी एक के जैसा आपको कोई बी ढूंढना पड़ेगा और उस पर अपना एफर्ट देना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज जिंदगी में कभी नहीं निकल पाएंगे। या कहते हैं समय तो बहुत बड़ा बलवान चीज है, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स प्लानिंग वर्क, रिलैक्सिंग करना, रिलैक्स करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। कोई अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो उस गेम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है, और अपने काम के लिए फोकस्ड हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव एनी 4 टिप्स टू कीप द कंप्यूटर इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। यानी आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, उसको परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में कैसे रखेंगे, तो 4 टिप्स चाहिए, 4 टिप्स चाहिए। तो द 4 टिप्स टू कीप द कंप्यूटर इन परफेक्ट कंडीशन आर एज फॉलो। देखो ये सारे जो है ना, मेरा एक ग्रुप है क्लास 10 IT का, ठीक है। अब उसको मैंने जो है वो AI भी बना दिया, उसको मैंने CS भी बना दिया है, ताकि सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पे आ जाए। तो ये सारे नोट्स मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, ठीक है, सारे नोट्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ये सारे मैं वहां दे दूंगा ताकि अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो वहां पढ़ सकें, ठीक है। एग्जाम टाइम में फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो क्या क्या 4 टिप्स हैं? सबसे पहला जो टिप है वो क्या है, कीप द कंप्यूटर क्लीन एंड डस्ट फ्री, साफ सुथरा रखिए, ठीक है। कीबोर्ड साफ होना चाहिए, वेंट्स मतलब जहां इसकी पंखे होते हैं, जहां से हवा निकलती है, गर्म हवा, ठीक है, उसको साफ रखिए, स्क्रीन को क्लियर रखिए। दूसरा, इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर रेगुलरली। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वायरसेस हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो आपका एंटीवायरस भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहिए। तीसरा, शट डाउन प्रॉपर्ली, यानी कि अगर आप काम कर चुके हैं लैपटॉप में तो उसको बंद कर दीजिए। ये नहीं कि सीधे शटर डाउन किया, लैपटॉप में लोग क्या करते हैं, बंद नहीं करते, सीधे शटर डाउन करते हैं, तो आपका अंदरूनी हिस्सा चलते रहता है, मतलब आपके कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो चलते रहता है, और वो जितना चलेगा उतनी जल्दी वो खराब होगा, राइट। तो यू नीड टू शट डाउन इट प्रॉपर्ली, ठीक है। और यूपीएस को यूज कीजिए, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो यूपीएस को यूज कीजिए, बाकी लैपटॉप में तो बैटरी होती ही है, तो कुछ आप तो अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। नाउ डू रेगुलर डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है बेटा, तो देखो डिस्क, जैसे ये हार्ड डिस्क है हमारा, जब हम फाइल सेव करते हैं तो एक फाइल यहाँ पे, एक फाइल यहाँ पे, एक फाइल यहाँ पे, ऐसे ऐसे जहां भी उसको जगह खाली मिलता है वहां पे क्या करता है, वो अपना डेटा स्टोर कर लेता है हार्ड डिस्क। तो हम इसको क्लीनअप से मतलब क्या होता है,
देखो एक तो होता है क्लीन अप का मतलब होता है कि अननेसेसरी फाइल्स जो है हटा दिए, डिलीट करते चले जाते हैं। इसमें से हम नेसेसरी फाइल को क्या करते हैं, डिलीट करते चले जाते हैं, ताकि जो जगह है हमें क्या हो जाए, वो मिल जाए। तो डिस्क क्लीनअप का मतलब होता है कि जो भी फालतू घर का कचरा साफ करते हैं ना, वैसे ही। एंड डोंट ओवरलोड स्टोरेज विद जंक फाइल्स, फालतू की फाइल्स मत रखिए, है ना। बैठ के मूवीज देख रहे हैं आप, है ना, 50 मूवी डाल रखे हैं, 50 मूवी देख चुके हैं, फिर भी उसमें डाल रखे हैं, भाई देख लिया ना, हटाइए, काम खत्म कीजिए, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मेंशन एनी 4 मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके 4 इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से होंगे। तो द 4 मेन फंक्शंस ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर आर, फर्स्ट प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्लानिंग करना। फिर उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा, और आपको हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क और रिवॉर्ड। यही दो चीज होता है, कहते हैं ना नो रिस्क नो गेन, तो बिल्कुल वही बात है, रिस्क और रिवार्ड। रिस्क है तो रिवार्ड है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइड्स गोल। आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, कहां से रिसोर्सेस लाइएगा और कैसे उस बिजनेस को आप एक एक करके आगे बढ़ाइएगा। नाउ ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज मैन पावर, ऑब्वियसली बिजनेस है तो मैन पावर चाहिए, मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, सो कहते हैं ऑर्गेनाइज करना इन चीजों को। डिसीजन मेकिंग, टेक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन ऑन टाइम, यानी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन टाइम पे लीजिए, है ना। मतलब बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो अगर आप टाइम पे नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने एफर्ट्स भी डालेंगे बट यू विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, राइट। तो जैसे आपको एग्जाम देना है कल और आप सोचेंगे मैं परसों पढ़ूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, एग्जाम के पहले पढ़ना पड़ता है, तभी तो फायदेमंद है। नाउ रिस्क टेकिंग, कब आपको हमेशा जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड देख लेना चाहिए, रिस्क और रिवॉर्ड देख लेना चाहिए। और अगर रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो 1:2 है, 1:2 का मतलब कि आपका 50% मतलब रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा होना चाहिए। 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब क्या हुआ कि अगर रिस्क 1 है तो रिवॉर्ड 2 है, तो रिस्क लेना तभी बनता है। यानी जब तक रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो मिनिमम 1:2 नहीं हो, तब तक आप कोई काम शुरू मत कीजिएगा। 1:3 हो बहुत अच्छा, 1:4 हो बहुत अच्छा, 1:1 हो गया मतलब ये 50-50 का चांस हो गया, बिजनेस चल भी सकता है बैठ भी सकता है। इसलिए मिनिमम हम कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट आप जानते हैं प्रोग्रेस करना, है ना, मानव जाति जो है शुरू से प्रोग्रेस कर रही है। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशंस को भी इस डेवलपमेंट का फायदा हो, आने वाली जनरेशन भी इस डेवलपमेंट से बेनिफिट हो उठा सके। अब कहने का मतलब क्या है कि हमें मेट्रो बनानी थी, हमने जो है क्या किया, मेट्रो बनाने के लिए जो है पूरा पेड़ काट दिया, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। हमें जो है वो पेट्रोल चाहिए था, हमने पूरा समुद्र खोद डाला, मतलब हमने बर्बाद कर दिया। अब वैसे हम बर्बाद कर ही रहे हैं, ह्यूमंस को बना के भगवान भी सोचते हैं मैंने किस फालतू आदमी को बना दिया, पूरा हम लोग रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। दोहन कहते हैं, शोषण नहीं दोहन कहते हैं, मतलब जितनी रिसोर्सेज आप खराब कर सकते हो कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, वो कैन नोट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि भैया ठीक है हम डेवलपमेंट करेंगे लेकिन प्रकृति के साथ हम सामंजस्य बना के रखेंगे, प्रकृति के साथ भी हम चलेंगे ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको एकदम इग्नोर कर देंगे। तो क्या है कि द 2 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, पहला जो है होता है पॉल्यूशन, भैया एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन हार्म्स ह्यूमन हेल्थ एंड डैमेजेस इकोसिस्टम, मेकिंग डेवलपमेंट अनसेफ फॉर फ्यूचर। यानी कि आप देखिए आज के टाइम में क्या है, दिल्ली में जो है रहने वाले लोगों की औसत आयु यानी कि एवरेज एज 5 साल कम हो चुकी है, 5 ईयर्स, यानी कि इंडिया के बाकी शहरों के मुकाबले हम 5 साल कम जिएंगे दिल्ली वाले। क्यों? हवा हमेशा ही बेकार क्वालिटी की है, ऑलवेज। इतना पॉपुलेशन, पानी नहीं है, गर्मी के दिन में जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, है ना। ठंड में जो है वो मतलब लोग जो है ठंड के कारण उनको आश्रय नहीं मिलता, उनको परेशानी होती है। इसका मतलब क्या है कि हमने ऑलरेडी प्रकृति को इतना खराब कर चुके हैं, प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन, मतलब क्या धीरे धीरे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, क्या बताया मैंने, वाटर खत्म होते चले आ रहे हैं, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल डीजल इतना हम ज्यादा निकाल रहे हैं, गाड़ियां इतनी है ना, जिनके पास जो है वो मतलब जगह नहीं है गाड़ी रखने के लिए, वो रोड पे रखते हैं गाड़ी और वो लोग गाड़ी खरीदते हैं। मतलब लोग भी बेशरम है, भैया जब आपके पास जगह नहीं है ना, आपके पास पार्किंग नहीं है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद के रोड पे लगा रहे हो, रोड को परेशान कर रहे हो, ठीक है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में ऐसा होगा कि रास्ते पे चलने की जगह नहीं मिलने वाली है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो ये सारे इस वजह से क्या होगा, पानी नहीं मिल रहा। आज के टाइम में ये हालत है दिल्ली की कि पानी नहीं मिलता है,
गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है। फॉरेस्ट आप जानते हैं काटे जाने हैं, फॉसिल फ्यूल्स है ना, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज आने वाले फ्यूचर जनरेशन को मिलेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी अब ये सेक्शन 20 स्टार्ट होता है, ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी 20 से 30 जो है वो शब्दों में आपको जवाब देना है और 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है 6 में। देखो आपके पास ना बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, तो इसीलिए बड़े आराम से करना, पेपर बहुत आसान होता है, टेंशन लेने की बात नहीं होती है। आप बस 5 साल का पीवाईक्यू और 5 साल का एसक्यूपी करके जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। और कुछ मत करो, ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, टोटल कितना हो जाएगा, 8 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 11 से लेकर 16 के बीच में कोई 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देने हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ वेरियस स्टाइल कैटेगरीज, है ना, यानी कि आप देखिए क्या लाइबर ऑफिस राइटर हो गया, दिस इज लाइबर ऑफिस राइटर। तो आउट ऑफ वेरियस स्टाइल कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाय राइटर ब्रीफली एक्सप्लेन फ्रेम स्टाइल। तो देखो स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल का मतलब तो स्टाइलिंग होता है, स्टाइल मारना, बच्चे स्टाइल मारता है ना ठीक है। तो फ्रेम स्टाइल क्या करेगा, तो फ्रेम से रिलेटेड स्टाइलिंग को करेगा, है ना। तो क्या होता है आंसर, देखो फ्रेम स्टाइल कैटेगरी इन राइटर इज यूज्ड टू फॉर्मेट फ्रेम। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस करना, अच्छा बनाना। जैसे कि अगर मान लो मैंने इसको टेक्स्ट को लिखा, मैंने इसको बोल्ड बनाया, मैंने इसको इटैलिक बनाया, मैंने इसको अंडरलाइन बनाया, मैंने इसका कलर चेंज किया, है ना, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो ये सब क्या कहलाता है, दीज एक्शंस आर नोन एज व्हाट, फॉर्मेटिंग। इसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं, फॉर्मेट करना, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेम को भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फ्रेम स्टाइल कैटेगरी इन राइटर इज यूज्ड टू फॉर्मेट फ्रेम। अब भैया फ्रेम को कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो इट कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ द फ्रेम। फ्रेम किस डिजाइन का हो, ऐसा वाला फ्रेम हो, फ्रेम मतलब फोटो का जो चारों तरफ होता है, ठीक है, या ऐसे ऐसे ऐसा वाला फ्रेम हो, ठीक है। डिजाइन बहुत होते हैं ना फ्रेम के, फ्रेम के डिजाइन बहुत हो सकते हैं, ठीक है। उसकी बॉर्डरिंग कैसी हो, मोटी हो, घनी हो या पतली हो, कैसी बॉर्डरिंग हो उस फ्रेम की, बैकग्राउंड में क्या हो, पोजीशन क्या हो, टेक्स्ट रैपिंग क्या हो अराउंड द फ्रेम, यानी कि उस फ्रेम यानी इसके अगर टेक्स्ट कहाँ अपीयर हो, ऐसे ऐसे टेक्स्ट अपीयर हो, या मतलब किस तरीके से टेक्स्ट अपीयर हो, उसको कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो मतलब फ्रेम से रिलेटेड जितने भी सेटिंग है वो आप फ्रेम स्टाइल का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के बच्चा, व्हाट इज अ मैक्रो। मैक्रो बहुत देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मैक्रो के बारे में। स्टाइल्स और मैक्रो ये दो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं। गिव एनी 2 रूल्स दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल नेमिंग अ मैक्रो और मॉड्यूल इन कैल्क। यानी कि मैक्रो क्या होता है और मैक्रो का नाम देने का क्या रूल होता है, या मॉड्यूल का नाम देने का क्या रूल होता है। तो पहले देखें कि मैक्रो क्या होता है। तो अब मैक्रो इज द सेट ऑफ रिकॉर्डेड और रिटन कमांड्स, यानी ये क्या होता है, सेट ऑफ रिकॉर्डेड या रिटन लिखा हुआ कमांड्स होता है टू ऑटोमेट रिपीटेड टास्क इन कैल्क, जिससे हम क्या करेंगे, रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस एक सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस सेल में जो भी लिखा था, जैसे मान लीजिए कोडिटअप लिखा था, सपोज मैंने इसको क्या किया, बोल्ड किया, मैंने इसको इटैलिक किया, मैंने इसको अंडरलाइन किया, मैंने इसका कलर जो है वो पर्पल किया, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने इतनी 4 स्टेप्स को इसके साथ परफॉर्म किया। नाउ अब अगर मान लीजिए जहां जहां मेरे पूरे सीट में, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क जो होता है या लाइबर ऑफिस कैल्क जो होता है, आपको लाइबर ऑफिस पढ़ना है, तो कैल्क में जो होता है, जो हम जहां पे काम करते हैं, जो पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं सीट। इसके फाइल को हम लोग कहते हैं वर्कबुक, याद रखिएगा, कैल्क के फाइल को क्या कहते हैं हम लोग, वर्कबुक कहते हैं। और इसमें जो हम जिस सीट पे काम करते हैं, जैसे नोटबुक होता है ना, तो नोटबुक जैसे सपोज दिस इज अ नोटबुक, राइट। अब इसका जो इसमें बहुत सारे पेजेस है ना, इसमें बहुत सारे पेजेस, तो ये पेजेस क्या कहलाएंगे, सीट। तो एक वर्कबुक में बहुत सारे मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं, तो ये सीट में कोडिटअप हो सकता है बहुत जगह लिखा हुआ हो, और हम चाहते हैं कि यही बोल्ड, यही इटैलिक, यही अंडरलाइन, यही पर्पल अपने आप हो जाए। अब मान लीजिए 50 जगह कोडिटअप लिखा हुआ है, 50 टाइम्स कहीं लिखा हुआ है, तो 50 टाइम्स जाकर उसको सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, उसका कलर चेंज कीजिए, तो इट विल टेक टाइम। तो हम क्या करते हैं, किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, पर्पल करते हैं, फिर मैक्रो स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, और उसको एक नाम देते हैं, उसको एक शॉर्टकट की दे देते हैं, ठीक है। और जब जब वो नाम या वो शॉर्टकट की अब यूज करेंगे, जहां जहां जिस जिस को सेलेक्ट करके, जिस सेल को सेलेक्ट करके, सारी चीजें एक साथ अप्लाई हो जाएंगी, यानी वो एक साथ बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो 2 रूल्स क्या है, तो नाम के लिए क्या कि द नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर नॉट अ नंबर, यानी कि अल्फाबेट ही होना चाहिए A to Z, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट यूज स्पेस और स्पेशल सिंबल, हमको स्पेस को या स्पेशल सिंबल को यूज नहीं करना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि माई मैक्रो, मान लीजिए मैं ऐसा नाम देता हूं, अपने मैक्रो का नाम देता हूं माई मैक्रो, ये गलत है क्योंकि स्पेस है इसमें, तो आप ये अंडरस्कोर लगा सकते हैं, माई मैक्रो, स्पेस इज नॉट अलाउड, राइट। स्पेशल सिंबल्स नहीं अलाउड है, जैसे माई डॉलर मैक्रो नहीं अलाउड है स्पेशल सिंबल्स। तो ये 2 रूल्स आपको याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गोल सीक। देखो गोल सीक
एक ऐसा क्वेश्चन है सिनेरियो, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही आता है बोर्ड में, निश्चित रूप से आता है। तो क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गोल सीक इन कैल्क, यानी गोल सीक का क्या यूज होता है कैल्क में। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। चलिए देखते हैं। तो देखो गोल सीक क्या होता है, गोल का मतलब क्या होता है उद्देश्य, और सीक का मतलब क्या होता है पाना। किसी उद्देश्य को पाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से आप गोल सीक को याद कर सकते हो। द मेन पर्पस ऑफ गोल सीक इन कैल्क इज टू फाइंड द इनपुट वैल्यू दैट वी नीडेड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट। मेरे को बोर्ड में 99.9% चाहिए मार्क्स, ये मेरा क्या है टारगेट है, ये मेरा गोल है। आप कह सकते हो टारगेट है या ये मेरा क्या है गोल है। अब इस गोल को पाने के लिए, नाउ इफ यू वांट टू गेट दिस गोल, इस गोल को पाने के लिए आप क्या क्या इनपुट करोगे, यानी क्या क्या मेहनत करोगे। सैंपल पेपर करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देखेंगे, राइट। आनंद सर के जो कोडी चैनल है उसका कोडी के में जितनी भी वीडियोस है सारी देख लेंगे, है ना। कोडी.in जो आनंद सर की जो वेबसाइट है वहां 1000 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं फ्री में, उसको जाके प्रैक्टिस करेंगे। 1000 आईटी के एमसीक्यू चैप्टर वाइज मैंने डाले हुए हैं, फ्री वाली बात है, ठीक है। जाके प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट, तो आपको आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ ईएमआई मस्ट बी 12,000, गोल सीक कैन चेंज द लोन ड्यूरेशन टू अचीव इट। यानी कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूं मेरी ईएमआई 12,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने मतलब 10 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए लिए हैं, और मैं कह रहा हूं मेरे को जो है वो 12 मतलब 12,000 ईएमआई देनी है। तो 10 लाख रुपए लिए हैं, मान लो मैं 10% पे मैंने पैसा लिया है, और मेरे को ईयर जो है वो पता लगाना है। लेकिन ईयर पता लगाने की शर्त क्या है भैया, कि मेरे को 12,000 से तो देना ही नहीं है ज्यादा, मेरे को ईएमआई 12,000, भले ईयर आप 10 साल कर लो, 20 साल कर लो, 25 साल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ बेस्ड ऑन कि मेरे को इतना ये वैल्यू अचीव करनी है, ये वैल्यू में क्या चेंजेस आप करोगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गोल सीक। ठीक है बच्चा। नाउ 14th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स फॉर सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। यानी दो टेबल है, दो टेबल के बीच में अगर आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए इन लाइबर ऑफिस बेस। मेंशन एनी टू। देखो कभी भी दो टेबल के बीच में, मान लो ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, इनके बीच में आप तभी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो जब इनके बीच में कॉमन कॉलम हो। क्या हो, जब इनके बीच में कॉमन कॉलम हो। कॉमन कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर है। देखो एक बार समझ जाओगे ना एग्जांपल से, तो फिर आप आसानी से आप अपना काम कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो एम्प्लॉय क्या है, कोड है, एम्प्लॉय क्या है, नेम है, और एम्प्लॉय का मान लो या डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय टेबल था। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, इसमें हमने क्या रखा है, डिपार्टमेंट की आईडी रखी है, ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम रखा है, और डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है वो रखा हुआ है। अब देखो सिंपल सा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं और आप मुझे जवाब देना, ठीक है। मान लो कोड 101 है, 102 है, नेम क्या है, राम है, और यहाँ क्या है, श्याम है। डिपार्टमेंट आईडी मान लीजिए 1001 है, और सॉरी ये 10,001 हो गया, ठीक है। क्या है, डिपार्टमेंट आईडी 1001 है, ठीक है, और 1002 है ये, ठीक है। वैसे ये क्या है, मान लो यहाँ 1001, यहाँ क्या है 1002। नेम में मान लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। एचओडी मान लीजिए यहाँ पे अंकित है, और यहाँ पे राजीव है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों अलग अलग टेबल है, इन दोनों टेबल में आप रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसका मैं बता रहा हूं। ये ऐसा चीज है ना कि एक बार समझ गए तो समझ गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले इन टेबल पे। समझिए, भागने वाला काम मत कीजिएगा, भगा आगे देख लिया तो समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए कि 102 इंप्लॉई कोड जो है, या चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को और एक तरह से पेचीदा बनाते हैं, थोड़ा सा और, मतलब पेचीदा मतलब अच्छे से समझने लायक, कि मैं आपसे पूछता हूं कि भैया आप ये बताइए कि श्याम के एचओडी का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ एचओडी ऑफ श्याम। तो आप यहाँ एम्प्लॉय टेबल में देखेंगे श्याम है, यहाँ पे तो एचओडी है नहीं ना, है नहीं है ना। अब क्या करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि भैया श्याम का जो है वो डिपार्टमेंट आईडी क्या है, तो 1002 है। फिर डिपार्टमेंट आईडी को कंटेन करने वाला डिपार्टमेंट टेबल है, यहाँ आएंगे, ये 1002 है, नहीं ये 1002 है, हाँ यहाँ 1002 है, तो इसका एचओडी कौन है, राजीव है। बताइए सही है ना, कि श्याम का एचओडी क्या है, कौन है, राजीव है, बिल्कुल सही बात। तो ये जो है आप पता कब लगा पाए, जब आपने देखा कि यहां पे भी एक डीआईडी फील्ड है, डिपार्टमेंट आईडी, और यहां पे भी एक डिपार्टमेंट आईडी फील्ड है, तभी आप पता लगा पाए। अगर ये डिपार्टमेंट आईडी फील्ड मैं 1 मिनट के लिए मान लीजिए यहां से हटा देता हूं, सपोज ये हट गया,
मान लीजिए ये यहां से हट गया, ये है ही नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि जरा श्याम का जो है वो एचओडी कौन है, बताना जरा, कैसे बता पाएंगे आप? बता पाएंगे? नहीं। तो दो टेबल से डेटा निकालने की शर्त ही यही होती है, जब दो या दो से अधिक टेबल से हम डेटा को निकालते हैं उसको ज्वाइन कहते हैं। पहला बात, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइन। बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें जो बोर्ड में आ सकती हैं। दो टेबल से जो हम डेटा निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दो टेबल से हम डेटा निकालेंगे यानी कि हम उसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की शर्त ही ये होती है कि दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, मतलब दोनों में जो है वो एक होना चाहिए जो कॉमन हो, जो टेबल ए में भी हो और टेबल बी में भी हो। जैसे इंप्लॉय और डिपार्टमेंट में हमारा डीआईडी है, हम इसमें अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ कौन सा रिलेशनशिप? तो देखिए, कोड यहां पे मान लीजिए प्राइमरी की है और यहां पे जो है वो डीआईडी क्या है? प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। फॉरेन की क्या कहता है? फॉरेन की कहता है कि जब कोई एक कॉलम यानी डीआईडी यहां पे जो है, जब एक कॉलम किसी एक टेबल में प्राइमरी की हो और सेम वही कॉलम डीआईडी किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं हो, यानी कि नन प्राइमरी की हो। जो प्राइमरी की नहीं होते उसको हम लोग क्या कहते हैं? नन प्राइमरी की। तो ये तो ऑलरेडी प्राइमरी की है ना, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? रिलेशन में डाल सकते हैं, मतलब ये दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये वाला जो कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फॉरेन की। क्योंकि इसका तो नाम है ऑलरेडी हमारे पास प्राइमरी की, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी फॉरेन की। तो क्या हमने समझा? जब कोई एक कॉलम, जब कोई एक फील्ड किसी एक टेबल में प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा हो, सेम वही फील्ड किसी दूसरे टेबल में नन प्राइमरी की। नन प्राइमरी की मतलब जो प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि ये कोड प्राइमरी की है तो ये नेम नन प्राइमरी की हो गया, डीआईडी एक नन प्राइमरी की हो गया। नन प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा हो तो हम दोनों इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, और जो ये वाला सेक्शन होता है यानी कि जो नन प्राइमरी की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नाउ। तो टू इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स आर, कौन से टू मतलब पहले से चाहिए हमको? तो बोथ टेबल शुड हैव अ कॉमन फील्ड है, ठीक है। यूजुअली प्राइमरी की इन वन टेबल एंड फॉरेन की अनदर टेबल। ऑब्वियसली प्राइमरी की इन वन टेबल, फॉरेन की अनदर टेबल। द रिलेटेड फील्ड्स मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप, यानी कि ये दोनों फील्ड्स के, इस डीआईडी के और इस डीआईडी के डेटा टाइप बिल्कुल सेम होने चाहिए, साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों का जो है डेटा टाइप और साइज आप क्या कर दे? अलग अलग कर दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कहता है? फॉर अ कंप्यूटर वर्क प्लेस गिव एनी टू हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स व्हाइल यूजिंग अ कीबोर्ड, यानी जब हम कीबोर्ड को यूज करेंगे तो क्या हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। पहले बात तो कीबोर्ड इतना ऊपर मत रखिए कि आपका हाथ ही नहीं जाए, इतना नीचे मत रखिए कि ऐसे ऐसे करना, मतलब एक डिसेंट हाइट पे आपका कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज लिखा होगा। देखिए, द टू हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स व्हाइल यूजिंग अ कीबोर्ड आर फर्स्ट, ये पहला क्या है? कीप द कीबोर्ड एट कंफर्टेबल हाइट। सबसे पहली बात यही होती है कि आप अपने कीबोर्ड को एक कंफर्टेबल हाइट पे रखिए, ताकि आपकी कलाइयां जो है वो स्ट्रेट रहे, बेंड नहीं रहे या ऐसे उठी ना रहे, ठीक है, सही तरीके से रहे। नेक्स्ट, टाइप जेंटली एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। हमेशा टाइप कीजिए, आराम से टाइप कीजिए, शॉर्ट ब्रेक्स लिया कीजिए, लगातार मत बैठा कीजिए। लेकिन मुझे वन शॉट बनाना है तो मुझे लगातार बैठना पड़ेगा, ठीक है। टू अवॉइड स्ट्रेन इन फिंगर्स एंड रिस्ट, स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 16th क्वेश्चन क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर। ये तो यही, आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल लेकर 24 घंटा बैठे रहते हैं, एक्सेसिव यूज ही है। क्या प्रॉब्लम कर सकता है आपके विजन पे? कोई दो प्रॉब्लम बताइए। तो प्रॉब्लम नंबर 1, आई स्ट्रेन। आपकी आंखें जो है वो बहुत थकी हुई होंगी, हैवी हो जाएंगी कुछ समय बाद, और दर्द भी करने लगता है कभी कभी, और उस दर्द की वजह से सर दर्द भी हो जाता है। आई में जब आंखों में जब ज्यादा स्ट्रेन होता है तो आपका हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो आज के मोबाइल्स हैं हमारे, जो हम मोबाइल्स इतना देख रहे हैं और जो हमारे स्क्रीन देख रहे हैं, यही रीजन है कि नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक। और हेडेक जो होता है उसका एक वर्जन होता है, उसको कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन से जो आजकल बच्चे जूझ रहे हैं वो इसी की वजह से जूझ रहे हैं, ठीक है। नाउ ड्राई आईज हो जाएंगे, यानी कि लेस ब्लिंकिंग, आंखें ऐसे खुले रखेंगे, गेम खेलते ना ऐसे लगता है जैसे कि मतलब घुस ही गए होंगे उसमें, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन इन द आईज, यानी कि आंखों को बंद करना बहुत कम कर दिया, आंखों को ऐसे बंद करते रहिए, ठीक है। चलिए 5 बार आंखें झुका मतलब बंद कर लीजिए, अभी लगातार पढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट अगला, ये भी वही है। अब इसमें से करना है, फिर से इसमें से किसी 3 सवाल का जवाब देना है 5 में, लेकिन अब ये बढ़ गया है, उधर 20 से 30 वर्ड था, यहाँ क्या है 50 से 80 वर्ड है, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? तो देखो पहला ए है, ये क्या कहता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर, यानी कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ग्रुप कर देते हो तो क्या बेनिफिट है? तो ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर अलाउज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज वन,
यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, मान लो ये था, ये था, ये था, ये था, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही हम किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं ना बेटा, तो जैसे ही हम ग्रुप कर देते हैं वो सिंगल बन जाता है, वो एक बन जाता है। अब ये चार चीजें नहीं थी, वो क्या हो गई, अब एक हो गई है। तो अब क्या है, अब आप उसको एज अ वन ट्रीट कर सकते हो, एज अ यूनिट, वन यूनिट ट्रीट कर सकते हो। इट हेल्प्स इन मूविंग, रिसाइजिंग, रोटेटिंग, कॉपिंग, यानी कि एक साथ रोटेट होंगे, एक साथ कॉपी होंगे, एक साथ मूव होंगे, एक साथ इनकी साइज बढ़ेगी, ठीक है। और जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो सब एक साथ जो है क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। दिस सेव्स टाइम एंड कीप द डिजाइन अलाइन। इससे टाइम सेव होता है, आपकी डिजाइनिंग परफेक्ट होती है, चीजें इधर उधर भागती नहीं है, ठीक है। ग्रुपिंग इज यूजफुल व्हेन मेकिंग डायग्राम्स, जब हम डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो फ्लो चार्ट जैसे ऐसे बनता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये ठीक है। तो अब आप चाहते हो, अभी आपने सब ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन अब आप ये सब अलग अलग रहेगा, तो इसको उठा के ले जाओगे अलग, इसको उठा के ले जाओगे अलग, इसको उठा के लेके जाओगे अलग, जहां अलग अलग कोई पोजीशन पे रखना हो तो मान लीजिए उसको यहां से मुझे हटा के इसको यहां डालना था, तो सबको एक एक करके ले जाओगे, नहीं भैया सबको सेलेक्ट कर लो, अब क्या कर लो, ग्रुप कर लो, तो ये वन यूनिट हो गया। कहीं भी लेके जाओ ना, कॉपी पेस्ट भी करोगे तो एक ही बार में हो जाएगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 17 का ए क्वेश्चन था, और ये क्या है 17 का बी क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट रैपिंग एंड इमेज अलाइनमेंट। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है भैया, हाउ टेक्स्ट फ्लोज अराउंड द इमेज, यानी कि ये इमेज है, टेक्स्ट आपको इसके चारों तरफ चाहिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको चाहिए टेक्स्ट, राइट, दिस इज टेक्स्ट रैपिंग। या आपको चाहिए कि भैया ऐसे 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 टेक्स्ट मेरा सिर्फ इस साइड, मतलब ये मतलब इमेज इधर है और टेक्स्ट सिर्फ इस साइड में, और फिर आगे ऐसे हो। तो मतलब टेक्स्ट और इमेज की पोजीशनिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, टेक्स्ट रैपिंग कहलाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट कैन रैप ऑन बोथ साइड्स, जैसे यहाँ पे दोनों साइड्स में मैंने डाल दिया, ठीक है। ओनली अबव, सिर्फ ऊपर, सिर्फ नीचे, बहुत तरह की डिजाइनिंग हम कर सकते हैं। और इमेज अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि इमेज अलाइनमेंट कंट्रोल्स वेयर द इमेज इज प्लेस्ड ऑन द पेज, यानी कि इमेज को आप कहां रखोगे रिलेटिव टू टेक्स्ट, टेक्स्ट से रिलेटिव, सच एज लेफ्ट में रखोगे इमेज को राइट में रखोगे, किस साइड में रखोगे। सो रैपिंग अफेक्ट्स द टेक्स्ट अरेंजमेंट, यानी कि नाम ही है टेक्स्ट रैपिंग, तो टेक्स्ट की अरेंजमेंट है, जबकि अलाइनमेंट किसको अफेक्ट करता है, तो इमेज की पोजीशनिंग, यानी इमेज कहां पे होगा, दोनों अपनी अपनी पोजीशन। यानी कि टेक्स्ट से क्या होता है, टेक्स्ट वाला जो होता है, टेक्स्ट रैपिंग जो होता है, वो टेक्स्ट के पोजीशन से वर्क करता है, पे वर्क करता है, जबकि इमेज पोजीशन इमेज के पोजीशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, मिस्टर अमित सेल्स मैनेजर है एबीसी सेल्स कॉर्पोरेशन के, हैज क्रिएटेड अ स्प्रेडशीट, ठीक है, ये लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में बनाया है, दैट लिस्ट्स सेल्स फॉर डिफरेंट ईयर्स इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट वर्कशीट्स। भाई साहब बहुत सारे वर्कशीट बना रखे हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, हर किसी का अलग अलग। He wants to summarize and make certain decisions, और वो अलग अलग सीट्स में जो डाटा रखे हैं उनके उसको समराइज करके कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। तो कहता है कि विच टूल इन कैल्क, यानी कैल्क में वो कौन से टूल को यूज करेंगे। देखो बेटा, कंसोलिडेट टूल होता है। कंसोलिडेट टूल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे सीट्स है, सीट 1 है, सीट 2 है ना, सीट 3 है, सीट 4 है, आपने बहुत सारे सीट्स बना रखे हैं और इनमें अलग अलग डेटा है। अगर आप इन सारे डेटा को एक साथ क्लब करना चाहते हो तो उसको हम किसका यूज करते हैं, वी यूज द फीचर व्हाट, कंसोलिडेट टूल। तो यही है कि ही शुड यूज द कंसोलिडेट टूल इन LibreOffice Calc टू कंबाइन सेल्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इनटू वन समरी सीट, यानी कि मल्टीपल सीट से आप एक समरी सीट पे लेके जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द मेन्यू ऑप्शन एंड सब मेन्यू ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट कंबाइंड समरी ऑफ ऑल वर्कशीट, यानी कि ये यही पूछ रहा है कि कंबाइंड समरी ऑफ ऑल वर्कशीट कैसे करेंगे बेटा, तो वो हम करेंगे कंसोलिडेट टूल से। तो इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली साहब से यही पूछ रहा है कि कंसोलिडेट टूल कहां है। तो भैया आप जो है वो पहले आप कहां जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, और डेटा मेन्यू में जाने के बाद आपको वहां क्या मिलेगा, कंसोलिडेट मिलेगा। सिंपल सा यही जवाब था बस। नेक्स्ट क्या है, तीसरा, नेम द फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले टोटल ऑफ ऑल सेल्स। तो ऑब्वियसली जब भी हमें टोटल निकालना होता है सम यूज करते हैं, एवरेज निकालना होता है एवीजी फंक्शन यूज करते हैं, काउंटिंग करना होता है काउंट फंक्शन यूज करते हैं, राइट। जैसे सम B2 से लेके B20 तक, तो ये क्या करेगा, B2 से लेके B20 तक के बीच की जितनी भी वैल्यूज है सबको सम कर देगा। नेक्स्ट है, ही वांट्स टू ओपन अ समरी डॉक्यूमेंट स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन द सीट बाय क्लिकिंग ऑन अ टेक्स्ट स्टोर्ड इन अ सेल, हाउ कैन इट बी डन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक जो है वो समरी डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता है जो अलग अलग लोकेशन पे है, सेम सीट पे ही, सीट 1 में मान लो
आप सीट 1 में कोई एक ऐसी जगह जाते हो, एक ऐसा सेल जाते हो जहां पे क्लिक करे तो कोई दूसरा सीट खुल जाए, सेम फाइल में, दूसरे फाइल में नहीं, सेम फाइल में कोई दूसरा सीट खुल जाए जहां उसका डिटेल रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे। हम सेल को क्या कर देंगे, सेल में एक हाइपरलिंक बना देंगे। जैसे ही सेल पे आप क्लिक कीजिएगा, जो भी शीट आपने इससे कनेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए सीट 5, सीधे आपको ये उठा के कहां लेके चला जाएगा, सीट 5 पे लेके चला जाएगा। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक आपको HTML में भी यूज होता है, आप यूजुअली अपने लाइफ में बहुत यूज करते हैं, क्लिक हियर टू गो टू दिस, तो क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज खुल जाता है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, हाइपरलिंक। तो वैसे ही हम चाहें तो अपने कैल्क में भी हम हाइपरलिंक को यूज कर सकते हैं, सो दैट जब आप किसी एक टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो वो आपको उससे रिलेटेड सीट पे लेके चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इमेजिन दैट यू हैव बीन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हैंडलिंग फायर सेफ्टी। अब भैया आप फायर सेफ्टी हो गए, आप मैनेजर हो गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आप कॉन्ट्रैक्टर हो गए, एन इमरजेंसी इन अ कंपनी, आप ये सब चीजें करते हैं। यू नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी, आपको फायर सेफ्टी पे अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, एंड इमरजेंसी हैंडलिंग टू द एम्प्लॉइज। आंसर द फॉलोइंग, गिव एनी 2 फायर प्रिवेंशन मेजर्स एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कोई 2 फायर प्रिवेंशन मेथड्स बताइए। तो सबसे पहला जो होगा, देखो पॉइंट वाइज करके लिखना है, 1 है ना और ये 2 है, ये ऐसे ही लिखना है, 1 2 पॉइंट आउट करके हमेशा लिखना बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है, कीप इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अप्लायंसेस इन गुड कंडीशन। इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपको होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो नए होने चाहिए, अगर पुराने भी हैं तो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, उनकी सर्विसिंग प्रॉपर होते रहनी चाहिए। एंड अवॉइड ओवरलोडिंग सॉकेट्स, ये नहीं कि छोटा सा सॉकेट है उसमें आपने जो वो हीटर लगा दिया, ठीक है, वो जल जाएगा, राइट। नाउ सेकंड क्या है, स्टोर फ्लैमेबल मटेरियल्स, यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि जो चीजें जल सकती है, जैसे पेपर है, केमिकल्स है, फ्यूल्स है, इसको जो है वो हीट रिसोर्स से दूर है, जहां पे हीट है वहां से दूर रखना है, वरना हो सकता है कि इसमें आग लग जाए। और एक्सटिंग्विशर जो होता है, यानी जो आग बुझाने वाले मशीन होती है, एक्सटिंग्विशर कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनको जो है हमें क्या करना है, प्रॉपरली सही रखना है, सही पोजीशन में रखना है, ठीक है, ताकि जब भी जो दो फटाफट कोई उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए, वरना पता चले घूम रहा है, खोज रहा है, कहाँ है भाई, आग लगी हुई है, खोज रहा है, एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अरे नहीं, बिल्कुल एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। नाउ बी क्या कहता है, तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 19th का ए था। नाउ दिस इज व्हाट 19th का बी, गिव एनी 2 बेसिक इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर्स एट वर्क प्लेस। इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहला क्या होता है, अलार्म। जब भी कुछ भी इमरजेंसी होता है, अलार्म तुरंत बजाना चाहिए, और साथ ही साथ सेफ्टी टीम को और इमरजेंसी सर्विसेज को आपको इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, तब इवैक्यूएशन प्लान कीजिए। मतलब सबसे पहला बात होता है कि पूरे कम्युनिटी को, यानी पूरे जो बिल्डिंग में लोग हैं उनको पता होना चाहिए इमरजेंसी है, तो उसके लिए अलार्म होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो टीम होती है, एक सेफ्टी टीम होती है, सेफ्टी टीम को इन्फॉर्म कीजिए सबसे पहले। और इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर ब्रिगेडियर्स जो होते हैं, या फिर जो आपको क्या कहते हैं, हेल्थ के जो जितने भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फोन कर दिया हॉस्पिटल में भैया आग लगी है, तो वहां से एम्बुलेंसेस आने लगेंगे। आपने फायर स्टेशन फोन कर दिया कि भैया आग लगी है, तो वहां से फायर ब्रिगेडियर्स आने लगेंगे, राइट। तो और प्लस अलार्म से आप सबको ही क्या होगा, चौकन्ना हो जाएगा। दूसरा, यूज द नियरेस्ट सेफ एग्जिट, सबसे नियरेस्ट सेफ एग्जिट जो है वो आप चुनिए, ठीक है। डू नॉट यूज लिफ्ट, कभी भी आग लगे तो लिफ्ट को यूज मत कीजिएगा, पता चलेगा उसी में रह जाइएगा और जल भुन के पकौड़ा बन जाइए, है ना। एंड असेंबल एट द डेजिग्नेटेड मीटिंग पॉइंट फॉर द हैंड काउंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, और जहां पे बुलाया जाए बिल्कुल वहीं पे जाइए। मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इस समय बहुत जरूरी होता है। कौन ही फॉलो करता है, आग लग जाएगा तो सब अपना जो है बचाने के भागेंगे, है ना। लोग तो छतों पर से कूद जाते हैं बचाने के लिए खुद से, और नीचे आके मर जाते हैं। तो मतलब क्या, एक पैनिक सिचुएशन होती है, लेकिन अच्छी बात तो यही है कि आप उस पैनिक सिचुएशन में अपना दिमाग में अपना आपा नहीं खोएं, राइट। लेट मूव अप फर्दर, आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ रिलेटिंग 2 टेबल्स। सारा कर लिया हमने अभी इधर, रिलेटिंग 2 टेबल्स, यही चीज इसलिए मैं समझा देता हूं, जो चीज मुझे लगता है ना कि आगे चल के पूछ सकता है, यही है ना, 2 टेबल्स को रिलेट करने का क्या फायदा है। तो ये हम 2 अलग अलग टेबल से डेटा को क्या कर पाएंगे, एक्सपेक्ट कर पाएंगे। वही सारी चीजें जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो देखो सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 2 बार पूछ दिया, है ना, राइट। तो गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ रिलेटिंग 2 टेबल्स। तो एनी 2 एडवांटेज ऑफ रिलेटिंग 2 टेबल्स इन ए डेटाबेस आर, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इट रिड्यूसेस डेटा डुप्लीकेशन, बार बार एक ही डेटा नहीं डालना पड़ेगा। अब देखो बार बार एक ही डेटा नहीं डालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये 2 हमने टेबल बनाए थे, है ना। अब ये 2 टेबल बनाने के बदले मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे एक HOD भी लिख देते, तो क्या मेरा काम ही चल जाता। आप कहोगे हाँ चल जाएगा, लेकिन सोचो अगर HOD अंकित है यहाँ, तो यहाँ मान लो इसका HOD अंकित है तो यहाँ पे भी अंकित लिखते, आगे चल के एक और जो है उसका भी HOD अंकित है तो यहाँ पे भी अंकित लिखे। आगे चल के हो सकता था कि इस टेबल में
ऐसे 50 इंप्लॉई होते हैं जिनका एचओडी अंकित है, तो अंकित 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 50 बार लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे हमने बस एक बार अंकित लिखा है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो क्या फायदा हुआ, बार बार एक ही डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है, राइट। तो वही चीज कह रहा है कि बार बार हमें एक ही डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेटा डुप्लीकेशन, डेटा जो डुप्लीकेट होता है वो नहीं हो पाता है। नाउ डेटा एक्यूरेसी, डेटा हमेशा एक्यूरेट होता है। मतलब क्योंकि आपको यहाँ अब डेटा एक्यूरेट कैसे होता है वो भी समझो। डेटा एक्यूरेट इसलिए होता है कि मैंने यहाँ पे एक ही बार में एंट्री की अंकित, किए नहीं की बार अंकित एंट्री। अब मान लो यहाँ 50 बार मैं जब एंट्री कर रहा था अंकित 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 अंकित, उस समय कुछ मेरे को दिमाग में आया, कोई मैं ख्यालों में खोया हुआ था, वहां गलती से मेरा राजू टाइप हो गया, हो सकता है ना मिस टाइप। लेकिन यहाँ पे तो भाई एक ही रिकॉर्ड एंट्री करनी थी, तो टाइपिंग की संभावना, गलत होने की संभावना बहुत कम है। दैट्स व्हाई यहाँ पे डुप्लीकेशन डेटा बच गया। दूसरा क्या हुआ, डेटा एक्यूरेट हो गया क्योंकि एक ही बार एंट्री कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार एंट्री कर देंगे तो जिसका भी मतलब जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 1001 होगा उसका अपने आप अंकित ले लिया करेगा क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाट, कहां गया ठीक है। तो इंप्रूव्स डेटा की एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा एक जगह ही अवेलेबल होता है, तो डुप्लीकेशन की बात ही नहीं आती है। तो डुप्लीकेशन भी नहीं होगा और डेटा एक्यूरेट भी होगा। ठीक है। नाउ एक्सप्लेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जैसे हमारा स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मेनी टू मेनी। कैसे, देखिए आप समझिएगा मेनी टू मेनी कैसे है ये। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से पढ़ता है ना। जैसे आपने मैथ्स किसी से पढ़ा होगा, आपने साइंस किसी से पढ़ा होगा, आपने इंग्लिश किसी से पढ़ा होगा, एसएसटी किसी से पढ़ा होगा, आईटी आप मेरे से पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक टीचर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। जैसे ये वीडियो ऐसे आप थोड़ा देख रहे हैं, देखिए जाके व्यूज कितने इसमें, उतने लोगों ने इस वीडियो को पढ़ा, यानी उतने बच्चों ने इस वीडियो को पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मींस वन रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन बी लिंक टू मेनी रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। यानी कि कोई एक रिकॉर्ड जो टेबल ए में है वो टेबल बी के बहुत सारे रिकॉर्ड से क्या सकता है। एंड वन रिकॉर्ड इन टेबल बी, उल्टा भी होगा, and one record in table B can also be linked to many records in table A। यानी कि अगर टेबल A आपके पास है और आपके पास टेबल क्या है, B है, तो इसमें का कोई एक रिकॉर्ड इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ क्या कर सकता है, रिलेशन बना सकता है। और इसमें का कोई एक रिकॉर्ड इसके मल्टीपल टेबल्स के साथ क्या कर सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है। आप एग्जाम में चाहें तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ 21st, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। चलिए ये टेबल है, स्टूडेंट नाम का मेरा टेबल है, हम देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी फील्ड है। अब इसमें देखो समझना है ये फील्ड कौन कौन सा है इसमें। तो ये स्टूडेंट आईडी फील्ड है, नेम फील्ड है, एज फील्ड है और फोन नंबर फील्ड है। और ये क्या, ये फर्स्ट रो है, रिकॉर्ड फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रिकॉर्ड का, ये सेकंड रो है या सेकंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रो या थर्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि यू आर गिवन द टास्क टू डिजाइन द स्टूडेंट डेटाबेस। अब ये डेटाबेस आपको डिजाइन करना है, ठीक है, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, लाइब्रेरी ऑफिस बेस में, बेस्ड ऑन द गिवन टेबल स्ट्रक्चर। इस टेबल स्ट्रक्चर के बेस पे सजेस्ट द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट आईडी। तो भैया स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप बताना है और एज फील्ड का बताना है, दो चीजों का बताना है, स्टूडेंट आईडी का और एज का। तो देखो स्टूडेंट आईडी में का फील्ड ऐसी मत बता देना, पहले डेटा देखना। तो इसका डेटा क्या है, S001, यानी कि कैरेक्टर भी और नंबर भी है, कैरेक्टर भी और नंबर भी है, कैरेक्टर भी और नंबर है। तो नंबर तो इसको बना नहीं सकते क्योंकि कैरेक्टर भी है। तो क्या बनाएंगे, सिंपल से इसको हम सीधे क्या बना देंगे, ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि स्टूडेंट आईडी जिसमें कि हमारा S001 S002 है, ये जो है वो क्या बना सकते हैं, इसको टेक्स्ट डेटा टाइप बना सकते हैं, वैरकैर बना सकते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप, राइट। एज में क्या सिर्फ नंबर्स है ना, एज में क्या सिर्फ नंबर्स है, तो इसको ऑब्वियसली हम क्या बनाएंगे, नंबर बनाएंगे, यानी कि इंटीजर टाइप बनाएंगे। तो दिस विल बी द डेटा टाइप। नाउ कहता है एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू इंश्योर ईच स्टूडेंट हैज यूनिक आइडेंटिफायर व्हिच फील्ड इन द टेबल वुड यूज एज प्राइमरी की एंड व्हाई। प्राइमरी की क्या होता है बेटा, प्राइमरी की वो फील्ड होता है जो कभी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कंटेंट नहीं कर सकता है। देखो प्राइमरी की क्या होता है, समझ लो यहीं पे। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फील्ड जो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा, यानी कि उस फील्ड में आप एक बार अगर डाल दिया कुछ तो दोबारा नहीं डाल सकते वही सेम वैल्यू। दूसरा ब्लैंक भी अलाउड नहीं होता है, नो ब्लैंक वैल्यूज आर अलाउड, राइट, क्लियर। डुप्लीकेट नहीं अलाउड है और ब्लैंक भी अलाउड नहीं है। जैसे आपका जो है एडमिट कार्ड है,
उस पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर यानी रोल नंबर है, क्या वो 2-4 लोगों का सेम रोल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, दैट इज वाई। क्या आपको बिना रोल नंबर के कोई एक एडमिट कार्ड मिल सकता है ब्लैंक वैल्यू ब्लैंक के साथ? नहीं मिल सकता, राइट। तो यानी कि आपका जो रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड में वो क्या है? प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की हमेशा वही बनाते हैं जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, बहुत लोगों का एज एक जैसा हो सकता है, बहुत लोगों के फोन एक जैसे हो सकते हैं। क्यों? मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपके 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है या 4 भाई बहन है ना, उन चारों के नंबर्स तो सेम हो सकते हैं ना, लेकिन कभी भी 2 स्टूडेंट की आईडी चेंज सेम नहीं हो सकती, और बिना आईडी के कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा कौन सा है हमारे पास? स्टूडेंट आईडी, जिसको हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फील्ड दैट कैन सर्व एज एन ऑल्टरनेट की। ठीक है, ऑल्टरनेट की के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट की इन अगर चारों को देखो आप, हमारे पास ऑप्शन ही यही 4 है। ऑल्टरनेट की का मतलब क्या होता है? देखो, ऑल्टरनेट की का मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी की नहीं बन पाया उसको हम लोग ऑल्टरनेट की कहते हैं। जो प्राइमरी की, देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। एक कॉन्सेप्ट होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है कि भैया इलेक्शंस हुए, 10 कैंडिडेट खड़े हुए और आके आपसे वोट मांगते हैं, मुझे वोट दीजिएगा, मैं जीतूंगा, मैं आपका ये करूंगा, मैं आपका वो करूंगा। ठीक है, ये हो गया कैंडिडेट की। यानी कि किसी एक टेबल में जो जो टेबल मतलब जो जो कॉलम्स, जो जो फील्ड्स बन सकते हैं प्राइमरी की, उनकी एक लिस्ट निकाली। ठीक है, जैसे मान लो आपके शहर की जनसंख्या 50 लाख है, 50 लाख में से 10 लोग 20 लोग निकल गए कि मैं बनूंगा वहां का एमएलए, मैं बनूंगा वहां का एमपी। ठीक है, तो वो कैंडिडेट हो गए। कोई एक जीत जाता है ना उसमें से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। और बाकी जो सब हार गए, जो बच गए बेचारे, मतलब प्राइमरी की एक जीत गया ना, तो 9 तो बेचारे हार गए ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट की कहते हैं। तो 9 जो बाकी बच जाते हैं, जैसे इस केस में जो हमारे पास टेबल है, हमने प्राइमरी की किसको बनाया? स्टूडेंट आईडी को। तो ये नेम एक जो है ऑल्टरनेट की है, एज जो है वो एक ऑल्टरनेट की है, और फोन नंबर भी क्या है? वो ऑल्टरनेट की है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या करता है? ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। कहता है कि आइडेंटिफाई द फील्ड दैट कैन सर्व एज एन ऑल्टरनेट की। तो देखो, ऑल्टरनेट की में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? फोन नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ज्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा डेटा को। हाँ, भाई बहनों के डेटा क्लैश हो सकते हैं, बाकी सबका सेम रहेगा। तो ऑल्टरनेट की बेस्ट ऑल्टरनेट की कौन सा है? तो बेस्ट ऑल्टरनेट की वी हैव व्हाट? फोन नंबर। तो फोन नंबर कैन बी यूज्ड एज alternate key because each student generally has a different phone number, so it can also uniquely identify a record. अगर डुप्लीकेट को हम अलाउ नहीं करते हैं इन दैट केस। तो मतलब एक मान लो बंदा जो प्राइमरी की बना था वो उसका वो निपट गया किसी वजह से, तो अब किसको बनाओगे उस टाइप का? तो बाकी जो बचे हुए उनमें से चुनो कि कौन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा एज अ प्राइमरी की, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट की। नाउ हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द अबव टेबल? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फील्ड्स। कितने फील्ड्स है बेटा? 1 2 3 4। ठीक है, और रिकॉर्ड्स कितने हैं? तो ये देखो, ये रिकॉर्ड्स है, ये क्या है हमारा? ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3। तो 4 फील्ड्स यानी कि टेबल है, 4 एट्रीब्यूट्स और क्या है? 3 रिकॉर्ड्स है। 4 एट्रीब्यूट्स एंड 3 रिकॉर्ड्स, राइट। याद रखना, हेडिंग जो होता है वो कभी काउंट नहीं होता है। हेडिंग, ये वाला हेडिंग कभी नहीं काउंट होगा आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में, ये कभी नहीं काउंट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, राइट। सो दिस वाज इट, द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैंपल पेपर। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।